नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। और चर्चा में जाने से पहले आज ये एक सूचना आप लोगों के समक्ष रखना है। जैसे ये जो इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसके साथ कुछ चीजें और भी कनेक्ट होने जा रही हैं। तो प्रीलिम्स का टॉप 50 चैप्टर, और ये बिल्कुल नहीं समझना है कि प्रीलिम्स के टॉप 50 चैप्टर केवल मैं आइडिया दूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ध्यान से समझिएगा। पहला पैकेज जरा देखिएगा, प्रीलिम्स टॉप 50 चैप्टर्स, यानी ये 50 वो चैप्टर होंगे सभी विषय में, कोई भी हर एक सब्जेक्ट का 50, जिसकी डिटेल्ड क्लास यहां पर होगी। डिटेल्ड मतलब डिटेल, अगर मैंने हिस्ट्री में कहा 6 BC तो 6 BC पूरा विस्तार के साथ कि पहली संगीति कहाँ हुई, दूसरी संगीति कहाँ हुई, तीसरी कहाँ हुई, चौथी कहाँ हुई, पहली के अध्यक्ष कौन थे, दूसरी के कौन थे, तीसरी के कौन थे, चौथी की कौन थे, पहले में क्या क्या हुआ, दूसरे में क्या क्या हुआ, तीसरे में क्या क्या हुआ, चौथा। यह एक शुरू करने जा रहा हूं। स्वाभाविक इसमें समय लग रहा है क्योंकि कंटेंट इसका बन रहा है। तो टॉप 50 चैप्टर ये जो भी बच्चे पढ़ना चाहे, यानी जो अभी तक प्रीलिम्स मुझसे नहीं लिए हैं, ये उनके लिए। बाकी जो सीसीपी में उनको बेटा मिलेगा, आप लोगों को अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सीसीपी वाले कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रीलिम्साथॉन टेस्ट सीरीज, यानी जो प्लेटिनम मॉड्यूल है, प्लेटिनम यानी सबसे टॉप वाला जो अभी तक 7,500 का था, प्लस इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की क्लास, ये तीनों मेरे प्यारे बच्चों ऑफर है। 4,999, 31 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगी इकोनॉमिक सर्वे की। और मैंने पहले कहा इकोनॉमिक सर्वे चूंकि लगभग 1 महीना चलेगा, जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स भी पूरी की पूरी क्लियर की जाएगी और एडवांस तो क्लियर ही क्लियर की जाएगी। तो ये मैं समझता हूं वर्थ इट है, अगर आप इकोनॉमिक्स को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी। तो ये आपका पैसा यहां लिखा हुआ है। अब आता है, अगर आप इसमें से कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो सर्वे एंड बजट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यानी ओनली इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो वो आप यहां ले सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे मतलब वो बेसिक इकोनॉमिक्स यहां भी रहेगी, उसमें जो भी पढ़ाऊंगा फिर इक्वल ही सभी बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये एक ऑफर है। बाकी अगर कोई बच्चा टॉप 50 नहीं लेना चाहता, उसे लगता है कि प्रीलिम्स का टॉप 50 सर्वे और बजट वो मतलब टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहता है, तो उसके लिए ये अवेलेबल। तो बहुत कम फीस है। इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है और इसमें बिना मेरे ऐड किए, अभी तक मैंने कोई ऐड नहीं किया था, कल से ही ठीक ठीक बच्चे कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सब इसमें हमारी टीम से बात करके जरूर कनेक्ट हो जाएगा। यह एक ऐसा प्लान है जो बहुत बड़ा चेंज आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में लाएगा। खासकर ये उन बच्चों के लिए बहुत, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको क्वेश्चन पेपर एक मिलेगा, लेकिन ये टॉप 50 जो मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराता हूं कि अगर आपकी कैटेगरी SC है, ST है, EWS कैटेगरी के हैं, तो आपको अलग प्रकार की अप्रोच देता हूं प्रीलिम्स के लिए, और अगर आप OBC से हैं, जनरल से हैं, तो आपके लिए अलग प्रीलिम्स का मैं अप्रोच देता हूं। ये 50 चैप्टर जो जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, ध्यान से समझिएगा, सबके लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, जो भी अदर कैटेगरीज के हैं उनके लिए तो एकदम समझिए ये रामबाण है, तो छोड़िए। लेकिन ये जो जनरल और OBC कैटेगरी के बच्चे हैं, प्रीलिम्स में आपको एक भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। तो वहां पर आपके सामने रिवीजन और बहुत सारी चीजें, यानी अपने आप को लास्ट के 3 मंथ में फोकस कहां हम करें, उसकी एक समस्या रहेगी। तो ये आप अपना पढ़ते रहिएगा, आपसे कोई मतलब कुछ भी नहीं, आप अपना जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिएगा। बस ये वाला टाइम डेली का केवल 2 घंटा आपको हमारे साथ देना है, बस और कुछ नहीं। बाकी का सारा टाइम आपका है। प्रीलिम्स का केवल 2 घंटा, यानी इकोनॉमिक सर्वे और टॉप 50। जब इकोनॉमिक सर्वे खत्म हो जाएगा फरवरी 25-25 तक, मार्च अप्रैल और फिर मई, ये टॉप 50 चैप्टर। लेकिन एडमिशन अभी ही होंगे, ये फाइनल, इसके बाद हम ब्लॉक करेंगे क्योंकि इसका एक अलग ग्रुप बनेगा तीनों का, जिसमें जो भी बच्चे आएंगे। रीजन ये है कि फिर वो, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारी चीजें शेयर होंगी। जैसा मैंने कहा था, इकोनॉमिक टाइम्स अब 1 मार्च से, और सॉरी 1 फरवरी से इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज भी आप तक जाने लगेंगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स अब सर्वे के बाद, बजट के बाद अपने आप से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है कोई शब्द हम और आप भूल जाए, तो वो शब्द भी यहां पर हमें मिल जाए। तो इसलिए है। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की अपनी चर्चा। और आज की चर्चा में
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आईएमएफ का जो प्रकाशन है, पब्लिकेशन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को पहले कम बताया गया था। यानी पहले कहा गया था ये 6.6% रहेगी, अब इसको बढ़ा करके 7.3% कर दिया गया। यानी इंडिया की जीडीपी का पोटेंशियल आप देख सकते हैं, और यह बिल्कुल सरकार के साथ आकर के कनेक्ट हो गया। सरकार ने 7.4% समथिंग कहा है। तो यानी आप देखिए वैश्विक जो अनुमान है और जो भारत का अनुमान है, भारत की सरकार का, आरबीआई का, आप देख सकते हैं साथ साथ एक जैसे आ गए। तो जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वाभाविक हमको और आपको एक डिस्कशन करना चाहिए। और डिस्कशन करने का जो तरीका है वो यही है कि जीएस पेपर 3 पहली यूनिट पोटेंशियल जीडीपी, ये जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च हमारी जीडीपी का आंकड़ा ये होगा, ऐसा आईएमएफ कह रहा है, तो स्वाभाविक ये पोटेंशियल जीडीपी, संभावित सकल घरेलू उत्पाद, संभावना ही तो है ना, हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो पोटेंशियल जीडीपी या जीडीपी, जीडीपी को बनाने वाले फैक्टर्स यानी डिटरमिनेंट्स, उसकी राह में जो भी बाधाएं हैं, ये सब विषय हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आपको अच्छे से पता है यूपीएससी इस पर 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछ चुका है कि पोटेंशियल जीडीपी से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, और इन डिटरमिनेंट्स के सामने क्या क्या चैलेंजेस है। अक्सर हम लोग इस पर बात करते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा कि पोटेंशियल जीडीपी के बहुत सारे डिटरमिनेंट होते हैं, उनमें सेविंग रेट सबसे महत्वपूर्ण होता है, पॉइंट को पकड़िएगा। और कौन कौन से होते हैं वो भी आपसे पूछा, यानी 2 क्वेश्चन अलग अलग मैंने बताया, अलग अलग सालों में आए। फिर पूछा कि क्या स्टीडी जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है और जीडीपी ग्रोथ भी लगातार मजबूत दिख रही है। 1-2% ऊपर या नीचे जाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लगातार ही कंसीडर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स में नहीं। प्रीलिम्स में तो अगर 0.1 भी अंतर है तो वो ट्रेंड में अप एंड डाउन का रिकॉर्ड होगा, लेकिन मेंस में अप्रॉक्स हम ले लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा नहीं पूछ रहा, तो इसलिए हमें ऐसे विषयों पर हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए। और स्वाभाविक है प्रीलिम्स के लिए भी कि जो जीडीपी के बेसिस होते हैं वो सब भी यहां से क्लियर होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। और ऑब्वियस है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये मैं हमेशा लगा के रखता हूँ, सरकारी नीतियां, गुड गवर्नेंस, इन सब का रिजल्ट होता है जीडीपी। ए से और प्रीलिम्स यानी इकोनॉमिक्स को रिलेट करता हुआ ऐसे पूछे तो भी। और अगर आप होता ना कि जैसे मैं आपसे एक छोटा सा निबंध यहां जिक्र कर लेता हूं, अक्सर हमारी जबान पे आ जाता है वो, करेज टू एक्सेप्ट एंड डेडिकेशन टू इंप्रूव। तो आईएमएफ का यह जो रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है, क्या ये करेज टू एक्सेप्ट नहीं है कि भाई हमने 6.6 कहा था, लेकिन जैसे ही Q3 की आपकी ग्रोथ हमने देखी 8% के ऊपर गई, तो हमने करेज टू एक्सेप्ट दिखाया और डेडिकेशन टू इंप्रूव कि भाई आपकी जीडीपी इतनी रहेगी। तो कहने का मतलब है कि इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस, यानी आपको उसको मजबूत करना बस। फिर स्टार्टअप इंडिया का 1 दशक, आप कहेंगे सर ये तो आपने करा दिया है, हमने कहेंगे हाँ भाई हमने करा दिया, लेकिन चार्ट इतना बढ़िया आया हुआ है आज ना, 6 चार्ट आए। उस दिन तो मैंने आर्टिकल कराया था, आज 6 चार्ट आए, दिल खुश है। तो वो चार्ट आपको केवल दे दूंगा, समझा दूंगा चार्ट को, क्योंकि इस चार्ट से बहुत बढ़िया चार्ट आया बच्चों, मतलब मजा आता है। और मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ट आया है, मैं नहीं कह रहा हूं 6 के 6 चार्ट, उतना आपके कॉपी में स्पेस नहीं होगा, लेकिन कोई सा भी एक चार्ट जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो, कभी भी स्टार्टअप इंडिया पर अगर आप लिख रहे हो तो उस चार्ट को जरूर आप यूज करिए, ये हमें सीखना है यहां से। तो स्टार्टअप इंडिया के एक डिकेट पर 6 चार्ट हैं, उन चार्ट को एनालिसिस करूंगा तो स्टार्टअप इंडिया का पूरा ट्रेंड आएगा। तो आज ये मैं मेंस की बजाय, ऑब्वियसली लिखा है सिलेबस क्योंकि पीछे मैंने करा दिया था, लेकिन मैं पूरा फोकस करूंगा कि किसी भी चार्ट को, जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी आने वाला है, तो जिससे आपको अभी से मजा आए कि यार इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में और मजा आएगा, यानी चार्ट को हम कैसे एनालिसिस करें, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक सर्वे चार्ट से भरा पड़ा होगा। तो आज ये चार्ट एनालिसिस करूंगा कि ट्रेंड जो 5-6 बातें आ रही हैं उसको आप कैसे एज यूपीएससी एस्पिरेंट रीड करें, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कैसे उसको समझें
और समझने के बाद उससे भी इंपॉर्टेंट है, समझने से भी ज्यादा, कि एग्जाम में अगर कोई ट्रेन पर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको सही कर पाए। सिंपल सी बात। फिर इसके बाद हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है बच्चों। क्या साइन किया है? लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। किसके साथ? हमने सऊदी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। आप कहेंगे सर आपके मुंह से सऊदी निकला? जी हाँ, ये टॉपिक भारत और यूएई के बीच में लेटर ऑफ इंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। न्यूज है ये, जिसको मैंने आर्टिकल के रूप में कन्वर्ट किया, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट करते समय सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं जो डिफेंस डील हुई है, सैन्य समझौता हुआ है, उसको भी मैंने यहां पर डाल दिया है कि उसके काउंटर में क्या हम इसको देख सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है, जिसमें प्रीलिम्स के लिए लेटर ऑफ इंटेंट हमें जानना होता है कि एक्चुअल में ये लेटर ऑफ इंटेंट क्या होते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, एक बार ये हम लोग पढ़ाते थे तो एक शब्द बड़ा चर्चा में रहता था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी कोई भी बाहर से आ रहा, जापान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चाइना के आ रहे हैं, तो ये होता था कि भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री के बीच में इतने लाख करोड़ रुपए का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, एमओयू। यूपीएससी ने पूछ लिया कि एमओयू और रियल एफडीआई में क्या अंतर है। तो इस प्रकार के टर्म भी यूपीएससी पूछ लेता। मैं तो मेंस की बात कर रहा हूं, अगर प्रीलिम्स में तो लेटर ऑफ इंटेंट जानना ही चाहिए। ऑब्वियस है ये सिक्योरिटी के लिए भी महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने डाला इंटरनल सिक्योरिटी, जीएस पेपर 2 आईआर, यानी भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। तो आप कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाना नहीं आता सर, आप भूल गए हैं सर। सर भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध ये कैसे हो सकता है? जीएस पेपर 2 सर पहली यूनिट तो ठीक है, लेकिन इसको आप पड़ोसी क्यों करें? जी हाँ, भारत सरकार की विदेश नीति में अब नेबरहुड फर्स्ट यह एक एंगल है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सटेंडेड नेबरहुड भी क्या है? एक्सटेंडेड नेबरहुड, विस्तारित पड़ोसी के साथ संबंध बनाना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अवयव है। और उसी एक्सटेंडेड नेबरहुड में आता है यूएई। अब मजा है, इसलिए जीएस पेपर 2 ए से और प्रीलिम्स और द्विपक्षीय बायलैटरल यूनिट है ही है, ये द्विपक्षीय करार। ए से प्रीलिम्स यानी एक अच्छा डिसीजन, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी अ काइंड ऑफ, अगर विजनरी डिसीजन कहीं कुछ भी लिख रहे हैं तो एक अच्छा डिसीजन है ये। और फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये एक टॉपिक है, इसको आप देखिएगा, ये न्यूज है, इस पर भी आर्टिकल लिखा नहीं गया, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा इस पर भी मुझे संदेह है, क्योंकि अखबार भी किसी न किसी विचारधारा के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन ये टॉपिक क्या है पहले देखिएगा आप। इलेक्शन कमीशन, भारत का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मैनेजमेंट पर, यानी चुनाव के प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, इंडिया में ही होगा वो, उसकी मेजबानी कर रहा है। यानी चुनाव को कैसे मैनेज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक सम्मेलन, जिसमें विश्व के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, और भारत इसमें लीडर के रूप में है कि चुनाव का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छा करता भी करता है। तो ये मैंने यहां लगाया। अब आप सोचो कि प्रीलिम्स के लिए तो हो गया भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है कि इंडिया में हो रहा है, लेकिन ये महत्वपूर्ण जीएस पेपर 2 के लिए क्यों हो जाता है? संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप देखिए, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, आज आप सब बच्चे जो नए बच्चे होंगे, मुझे बिना माने हुए केवल 2013 से 2025 तक का जा करके पेपर चेक करिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे वही प्रश्न पूछे गए हैं जो रिसेंट में चर्चा में रहे हैं। रिसेंट मतलब उसी साल, या हाँ उसी साल जिस साल आप मेंस लिख रहे हैं। तो अब ये से एक बहुत बड़ा ये मतलब एक डेमोक्रेटिक अचीवमेंट है, लोकतांत्रिक उपलब्धि है। तो स्वाभाविक इसको हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कोई भी प्रश्न आएगा उसको आप निपटाइएगा। इसके बाद हम लोग ऐसे की दृष्टि से भी इसको निपटाएंगे। डेमोक्रेसी पर कोई भी ऐसे लिखेंगे तो उसमें भारत का लोकतंत्र, जैसे वेदर इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, लोकतंत्र। तो अब ये एक पॉजिटिव साइन है कि भारत न केवल देश में अपितु विश्व के विभिन्न देशों और उनसे वहां इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली संस्थाओं को भी चुनावी मैनेजमेंट के बारे में अपनी तरफ से इनपुट दे रहा है, जिसका लाभ वहां की डेमोक्रेसी को मिल रहा है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक एक्सटेंडेड डेमोक्रेसी का भी संचालन कर रहा है संपूर्ण विश्व में। तो इस प्रकार से आप इसको डील सकते हैं। फिर इसके बाद आएंगे मेरे बच्चों, ये साइंस का पेज है, ठीक है, द हिंदू का साइंस का पेज है ये। प्रतिदिन एक साइंस की न्यूज आपके सामने रहती है। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों एक एलिमेंट, एक तत्व, ग्रेविटॉन के बारे में, जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में कि हाल में समाचारों में चर्चा में रहा ग्रेविटॉन का संबंध किससे, तो ग्रेविटॉन ये प्रीलिम्स के लिए बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए बना हुआ है। ये रिसर्च है। व्हाट इज रिसर्च? अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। प्रतिदिन साइंस पेज पर हिंदू के आता। अब आप सोचिए कि आप कुछ भी कह लीजिए, कौन सा अखबार इन अखबारों को कैच कर पाएगा? आप कोई भी अखबार पढ़िए, जैसे बच्चे सिलेक्शन के बाद कह देते हैं पता नहीं, आईएएस में तो खैर हो ही नहीं रहा सिलेक्शन, लेकिन कि हम ये अखबार पढ़ते थे, ये जागरण पढ़ते हैं, वो भास्कर पढ़ते हैं। वो कितना भी अच्छा लिखे बच्चे, ये चीजें कभी नहीं। यानी साइंस का एक पूरा पेज का रिसर्च डेली आता है, मंडे टू फ्राइडे पूरा। और आप खुद बताइए कि कितना बढ़िया वहां से प्रतिदिन कुछ न कुछ मिल रहा है। और ना केवल आपके रिजल्ट के लिए, जैसे कल आपको सिखाया गया बायोसिमिलर, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी, उसके बाद कैंसर के इंजेक्शन का सस्ता होना आने वाले समय में। तो भाई आपके आसपास भी तो इस प्रकार की, ईश्वर करे ना, लेकिन पेशेंट तो हर जगह होते, कम से कम आप लोगों को तो समझा पाओगे ना कि भैया कीमोथेरेपी का एक विकल्प आ गया। और इंश्योरेंस में भी सीजीएस वगैरह जो इंश्योरेंस होता है उसमें वो उसका इंश्योरेंस भी मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है, अगर कोई इंश्योरेंस ले रहा है हेल्थ का, तो आप उसको सलाह दीजिए कि भाई देखो, क्या उसमें ये चीजें शामिल हैं इंश्योरेंस में, जो अभी वैक्सीन आ रही हैं कैंसर के लिए, या सॉरी जो, माफी चाहूंगा, मेडिसिन आ रही हैं। तो ये होता है ना अवेयरनेस। तो इन इन अखबारों कोई मुकाबला नहीं बच्चे। ये रिसर्च, मैं सच बता रहा हूं, मेरी मुझे लगता है मेरी सुबह दुनिया की सबसे हसीन सुबह होती है। विश्वास करिए, मैं लकी हूं कि मेरी सुबह जो है दुनिया की हसीन सुबह होती है। सुबह उठते ही अखबार खोला, अरे यार क्या मजा आया, क्योंकि डेली कुछ सीख रहा हूं। और आपको लगेगा कि केवल आपको पढ़ाने के लिए नहीं, जहां भी बैठता हूं, जिसके साथ बैठता हूं, जहां जिस समय, एवरीवेयर, तो जब भी कोई चर्चा, तो चर्चा इतनी गहरी, मैं ये नहीं है राजनीति और पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स नहीं, किसी भी प्रकार की। वाई? बिकॉज आप डेली, आप यार सालों से आप एक रिसर्च डेली पढ़ रहे हैं, तो क्या साइंस, क्या हेल्थ, क्या एनवायरमेंट, आप कितना स्ट्रांग हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया हसीन, मुझे हमेशा से लगता है मेरी दुनिया सुबह की बड़ी हसीन होती। 6 बजे दुनिया की सभी अच्छी चीजें मेरे भेजे में आ जाती हैं, दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रेविटान के बारे में आपको सिखाएंगे और बहुत कुछ आप इसके द्वारा सीखेंगे। फिर इसके बाद आएंगे मेरे बच्चों, आज एक प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के लिए सिखाएंगे। राज्य सरकार खूब उधार ले रहे हैं आरबीआई से। उस आरबीआई से लेने वाले उधार के कारण जो बेचारी बैंक, यानी हमारा सेंट्रल बैंक, उसकी जो रेट पॉलिसी है वो कॉम्प्लेक्स हो गई है। रेट पॉलिसी यानी जिस दर पर वह किसी को ऋण दे, लोन दे, तो राज्यों के ऋण लेने के कारण सेंट्रल बैंक की रेट पॉलिसी यानी दर नीति, कौन सा दर, इंटरेस्ट, वो कैसे कॉम्प्लेक्स हो गई है। और ट्रेंड भी दिखा रहा है। अब प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि हाल के समय में स्टेट की बारोइंग बढ़ी है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कहेंगे यार पता नहीं, स्किप कर देते हैं। तो आप देख लीजिए, बारोइंग बढ़ी, बढ़ती उधारी। तो ये है यूपीएससी को पकड़ने का एंगल। हर एक पंक्ति को पढ़ते समय, जिनको भी अपने पहले अटेम्प्ट में या इस साल 2024 में हर कीमत पर रिजल्ट चाहिए, उन्हें बस केवल एक चीज यही करना है, ओनली वन थिंग। अच्छा, पंक्तियों को पढ़ते समय अलर्ट, हाँ यार गुरु यहां मसाला है, टिक, पेंसिल से छोटा सा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये बहुत अच्छा मसाला नहीं, लेकिन टिक कर लेते हैं, टिक। ये पढ़ाई है, एक पेज में कम से कम छोटी छोटी 10 टिक। पेज खत्म, एक बार देख लिया कि 10, फिर फाइनल कर लिया, ये वाला कम है, नहीं मजा, ये 5 5 5, हाँ यार ये ठीक लग रहा है,
5 में 2 मुझे कंफर्म याद है, 3 भूल रहा हूं, 3 को आपने फटाफट नोट डाउन कर लिया वहीं उसी पेज पर और स्टेपल लगा दिया अपने नोट्स में। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, अब आज हम एक और रिसर्च पढ़ेंगे, अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, यानी हम किसी भी पदार्थ की नई अवस्था, जिसको सॉलिड लिक्विड हाइब्रिड कहते हैं, इस संकल्पना को सीखेंगे फॉर प्रीलिम्स। तो अच्छा, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के लिए आएंगे। डेनमार्क में एक नगरपालिका चमगादड़ों को बचाने के लिए अपनी स्ट्रीट लाइट्स का रंग बदल रही। सोचिए, बैट यानी चमगादड़ों को जो डेनमार्क में स्ट्रीट लाइट लगी है उससे वो मर जा रहे हैं टकरा करके, तो वो अपनी लाइट बदल रहे हैं। तो कौन सा देश ऐसा कर रहा है, और बैट के बारे में सारी जानकारी फॉर प्रीलिम्स। यही सब तो क्वेश्चन पूछता ना। फिर इसके बाद बिजनेस लाइन का है, टेक्सटाइल सेक्टर ड्राइविंग ग्रोथ जॉब, यानी टेक्सटाइल सेक्टर जो भारत वो हमारी जीडीपी में भी योगदान दे रहा है और उसके साथ साथ जो है रोजगार भी जनरेट कर रहा है। तो आज आपको सिखाएंगे मशीन इकोनॉमिक्स, यानी इस टॉपिक के द्वारा जीएस पेपर 2, 3 ऐसे प्रीलिम्स वो तो हम करेंगे, लेकिन आज आपको सिखाएंगे मशीन इकोनॉमिक्स, यानी अगर किसी देश में खूब सारी मैक्सीन इंपोर्ट हो रही है, मशीन, माफी चाहूंगा, अगर किसी देश में ढेर सारी मशीनें इंपोर्ट हो रही हैं, आ रही हैं, बन रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? जिस देश में ज्यादा मशीनें इंपोर्ट हो, जिस देश में मशीनों का ज्यादा निर्माण, उस देश में रोजगार भी ज्यादा होगा। यही आज सिखाने जा रहा हूं, मशीन इकोनॉमिक्स, माने ये मेरा कॉन्सेप्ट होगा, बाकी इनका जो भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 टॉपिक आपके सामने हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग आपके सामने रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पीडीएफ अपलोड कर लो जिससे कि थोड़ा कम समय में, चूंकि जहां जैसी जरूरत उसी हिसाब से चीजों को डील करना। ठीक है, चलिए। तो पहले एक बार सरसरी निगाह से मैंने आईक्यू आईपी सब करा दिया है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जनवरी 2026 रिपोर्ट में, यानी अपडेट की है रिपोर्ट को, भारत की जीडीपी विकास दर को 6.6 से बढ़ाकर 7.3 कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए, जो भारत की ताकत को दिखाता है, जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, हम चाइना से पीछे हैं, लेकिन कोई इग्नोर नहीं कर सकता। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल इकोनॉमी युद्ध, मंदी और व्यापारिक अनिश्चितताओं से जूझ रही। तीनों चीजें हैं। कल व्यापारिक अनिश्चितता मैंने आपको बताई, यानी कब कहां कौन सा टैरिफ लग जाएगा, इसको बोलते हैं व्यापारिक अनिश्चितता। कौन देश सॉवरेन नेशनलिज्म के तहत अपने देश में इकोनॉमी को लेकर के संरक्षणवादी पॉलिसी निकाल देगा, पता नहीं। इसी को बोलते हैं ट्रेड अनसर्टेनिटी। कल इस पर विस्तार से लेक्चर लिया था। युद्ध आप सबको पता है, और मंदी भी स्वाभाविक है, उसके कारण से पता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब विश्व ऐसा है और हम यहां पर है, तो क्या वो निबंध जो ऐसे आया था, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, है? हम भारतीय होने पर क्यों प्राउड करें, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए? क्या इस प्रश्न का उत्तर इसी इतने से आप लिख सकते हैं कि नहीं? चिंतन कीजिए। एक इसके अलावा भारत की ग्रेटनेस को लेकर के, भारत की ताकत को लेकर के निबंध में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो जब इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में आएंगे, ये दोनों पंक्तियां एक साथ अगर आप लिख देंगे किसी भी एसे में, ये आपके लिए कंप्लीट कंटेंट का काम कर रहा है, यानी इसको रट के बस आपको उतार देना है। सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। पहली यूनिट जीडीपी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट तीनों है। मेरे बच्चों देखिए, जब कभी भी हम जीडीपी की बात करें, पॉइंट को पकड़िएगा, तो जब जीडीपी की बात करते हैं, मैं हजारों बार आपको सिखा चुका हूं, तो जीडीपी अपने आप में अकेली नहीं है। जीडीपी का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए। जीडीपी का मतलब हो गया, ये मैं आपको पूरी यूनिट, ये जो भी यूनिट लिखी, आप केवल एक फार्मूला जो अक्सर मैं जिक्र करता हूं, जीडीपी। जीडीपी किससे बनी, यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये चारों मिल करके जो भी बनाते हैं, वही तो होती है ना हमारी जीडीपी बेटा। ये चारों मिल करके या तो वस्तु बनाएंगे या तो सेवा बनाएंगे, ये हमारी जीडीपी हो गई कि नहीं हो गई? तो जब ये चारों बना रहे हैं, तो इसमें लेबर भी है। अगर लेबर शामिल है तो रोजगार देख सकते हैं, रोजगार भी भाई,
वो चाहे सर्विस सेक्टर में क्यों ना आए, चाहे वो सेकेंडरी में कम आए, लेकिन रोजगार तो आ रहा है ना। जीडीपी बढ़ी मतलब रोजगार आ रहा है। तो जब भी कोई ऐसा मतलब सिलेबस वगैरह हो, उसको बस इसी पैटर्न पे लिंक कर दो। और अगर कैपिटल आ रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सच अच्छा चल रहा है, स्वाभाविक रूप से। और अगर जीडीपी को कम से बढ़ा के ज्यादा किया, यानी 6.6 से बढ़ा के 7.3 किया, तो इसका मतलब है कि ये जो बाकी का यानी 0.7% की जो ग्रोथ यहां दिखाई आईएमएफ ने, पॉइंट को पकड़िएगा, 0.7% की जो आईएमएफ ने ग्रोथ दिखाई, ये 0.7% क्या है? ये 0.7% लैंड की डिमांड, रॉ मटेरियल की डिमांड, लेबर की डिमांड, कैपिटल, ये सबको एक साथ कनेक्ट कर रहा है ना, यानी सब में ग्रोथ देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है पहली यूनिट मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी, डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑब्वियस है। ऐसा अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण का प्रभाव। आप कहेंगे सर इसको क्यों चिपका दिया? अब आपको चिपकाना है IQIP, आप करते हैं कुछ भी चिपका, हम कहेंगे नहीं। अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के प्रभाव को क्या ये दूसरी लाइन स्पष्ट कर रही कि नहीं? ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी हम देख रहे हैं कि आज के उदारीकृत विश्व में जब विश्व यहां खड़ा है तब भी हम ये अचीव कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि एक मजबूत रोबस्ट इकोनॉमी के रूप में भारत सबके सामने आ रही, जिसके लिए हम हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिम्मेदार है, जिसके लिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी जिम्मेदार है, जिसके लिए हमारी सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने है। सिलेबस इसी हिसाब से एसी वगैरह का जिक्र मैंने कर ही दिया। ठीक है, अब यहां महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, इसलिए चूंकि आईएमएफ की रिपोर्ट है तो ये लगा दिया कि भाई आईएमएफ पे कुछ भी आप लिख रहे हैं तो कम से कम अभी का एक दो पॉइंट तो आपके सामने रहेगा कि उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और उस रिपोर्ट से हम क्या सीखते हैं। तो आईएमएफ पर लिख रहे हैं और आईएमएफ का रोल इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर जीएस पेपर 2 में लिख रहे हैं तो भी एक पॉइंट आएगा कि नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का कम से कम 2 पॉइंट तो आपको मैंने अभी रटा दिया। ठीक है, और सेम वही सारे प्रश्न 2020 में आपसे पूछा। पोटेंशियल जीडीपी, कौन से फैक्टर हैं जो भारत की जीडीपी को बेहतर बनाते हैं, कौन से फैक्टर हैं जो कमजोर करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन से फैक्टर हैं जो मजबूत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद वही सारी बातें, लो इन्फ्लेशन और स्टीडी जीडीपी ग्रोथ के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में। क्या आप इसमें से सहमत हैं? आज भी इस प्रश्न का उत्तर हाँ भाई हम सहमत हैं। ऐसा हम नहीं करें, ऐसा आईएमएफ कर रहा है। आईएमएफ के कहने के पीछे ये 5 पिलर हैं जिसके आधार पर वो कह रहा है। सिंपल सी बात है। इसीलिए आज मैंने जीडीपी ग्रोथ के अपने इंजन आपको नहीं बताए। मैंने कहा आईएमएफ जो कह रहा हूबहू वही आपके सामने रखता हूं। तो ये सारे विषय आपके सामने आ गए। चलिए फटाफट अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं और एक चढ़ाई कर देते हैं। ओ भाई क्या कर दिया मैंने, चलिए। तो बेटा यूपीएससी कुल मिला के है हलवा, लेकिन हमने उसको बना दिया है बहुत बड़ी। बस ऑप्शनल, गॉड है, भगवान है, आप आराधना कीजिए, आप ऐसे की आराधना कीजिए, आपकी लाइफ चेंज है। ठीक है, तो अब हम अगर यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सबको रिपोर्ट पता है, यानी आईएमएफ इसकी, और आईएमएफ की डब्ल्यूईओ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आता है 2026 की उसकी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में कह दिया है कि जीडीपी की जो ग्रोथ है, पहले इसने कहा था 6.6 रहेगी इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में अब हो जाएगी 7.3, यानी 25-26 का जो हमारा अब एंड होने वाला फाइनेंशियल ईयर। और यह ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल टर्मोइल दिख रहा है। ग्लोबल टर्मोइल मैंने आपको बता ही दिया, यानी विश्व व्यवस्था में युद्ध है और व्यापार की अनिश्चितता है और एक मंदी है। 3 शब्द आपको ध्यान में रखना है, यानी किस परिस्थिति में हम क्या अचीव कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्लियर है? अब आता है आपके मन में आएगा कि सर ये जो संशोधन है इन्होंने 6.6 से 7.3 क्यों किया, आएगा आपके मन में। तो ऑब्वियस ये भी आपको जानने की जरूरत है, रीजन, इस संशोधन के पीछे के क्या क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑब्वियस है, पहला तो रीजन वही है कि Q3 में, यानी
एक साल में 4 क्वार्टर और क्वार्टर 3 में इंडियन इंडियन इकोनॉमी ने जीडीपी के टर्म में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। मैंने एरो ऊपर की तरफ दिया है। और जो क्वार्टर 4 है यानी अंतिम क्वार्टर है, ठीक है ना? यानी जो अब बाकी के बचे 3 महीने हैं, मार्च में एंड हो जाएगा, यानी इस क्वार्टर का मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, उसमें भी जीडीपी की दृष्टि से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, ठीक है ना? यानी एक मजबूत आर्थिक गति दिखाई दे रही है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई के अपने पिछले फोरकास्ट को चेंज करने के पीछे का रीजन है कि जो महंगाई है, यानी जो इन्फ्लेशन है मेरे प्यारे बच्चों, वो आरबीआई के बैंड के आसपास यानी 4 के आसपास, यानी आदर्श स्थिति में यहीं पर रहने की उम्मीद है। तो ये 3 आधार, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कोई भी, जैसे आईएमएफ अपने फोरकास्ट पीछे जो कम बताती है, आगे ज्यादा बताती है, या आगे उसने पहले ज्यादा बताया हुआ, आगे अब वो कम कर रही है, तो उसके पीछे के ये पिलर्स होते हैं। यानी वो डोमेस्टिक इकोनॉमी जिस भी देश की है उसके बारे में एक ग्रासरूट स्टडी करता है और फिर उसके बाद अपना जो है ये रिपोर्ट बदलता रहता है। तो ये 3-4 रीजन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? यानी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन ये रहा है, और जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन मेरे प्यारे बच्चों इन 3 कारणों से उसने बदला है। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर थोड़ा ये भी समझा दीजिए, थोड़ा हम लोग नए बच्चे हैं, जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती रहे तो आपको और मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था जो हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितनी प्रतिशत दर से बढ़ेगी, ठीक है ना? अब आप ये मत कि अगला मतलब क्या है सर, 26-27 नहीं, अगला मतलब 1 साल पहले से अनुमान लगाना स्टार्ट होता है ना, अब तो हम करंट में चल रहे हैं। तो सिंपल ऐसे समझिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था एक वित्तीय वर्ष में कितनी प्रतिशत दर से बढ़ेगी, इसका अनुमान लगाना, इसे हम जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन, यानी हम इसे कह सकते हैं कि किसी भी देश की जीडीपी कितनी होने वाली, यानी जीडीपी का आंकड़ा मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन होता है, सर आपने बताया 6.6 था, 7.3 हो गया, तो ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो किन बातों पर आधारित होता है, किन बातों पर डिपेंड करता है, किन बातों पर आधारित होता है, ये आपके सामने आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? किन बातों पर आधारित होता है? तो ऑब्वियस है, अब आप जीडीपी ग्रोथ के 4 इंजन तो मुझसे पढ़े हुए हैं, स्वाभाविक है उसी के इर्द गिर्द सब कुछ रहता है। तो किन बातों पर आधारित होगा? तो जो ऑब्वियस है, सबसे पहली बात होती है उसे कहते हैं उपभोग यानी कंजम्पशन मेरे प्यारे बच्चों। मजा आया? जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूं पीएफसी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों होता है निवेश, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, जिसे मैं अपनी भाषा में जीएफसीएफ कहता हूं। 4 इंजन में से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों के द्वारा किया गया इकोनॉमी में निवेश होता है। तीसरा मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे सरकारी व्यय, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है ना, सरकारी व्यय होता है, यानी सरकार जो प्रशासन वगैरह पर खर्च करती है, जिसे हम कह सकते हैं, हालांकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो और इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा जीएफसीएफ में आएगा, ठीक है? तो सरकार जो खर्च कर रही है, अमूमन इसको मैं तीसरे पिलर के रूप में रखता हूं, जिसे हम बोलते हैं जीएफसी, यानी गवर्नमेंट भी तो अपना प्रशासन वगैरह चलाने के लिए जो खर्च करती है। और फिर चौथा होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी आयात और निर्यात। और चौथा सबसे पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, महंगाई और मौद्रिक नीति, यानी इन्फ्लेशन प्लस मॉनेटरी पॉलिसी, एमपी मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये पांचों पॉइंट आप याद रखिए, इसको रट करके आपको एग्जाम में लिखना है कि कोई भी प्रोजेक्शन इन्हीं 5 आधारों पर तय किया जाता है।
इन 5 आधारों पर प्रोजेक्शन की बात मैं कर रहा हूं। तो आई होप आप समझ गए। और भारत आईएमएफ ने क्यों बढ़ाया, तो ये मैंने आपको यहां पर बता ही दिया कि तीसरी तिमाही में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया, अपेक्षा से बेहतर। अब इसके कारण क्या रहे तीसरी तिमाही में, आपको यह भी पता होना चाहिए कि तीसरी तिमाही में क्यों, तो आपको पता है त्योहारों का सीजन था। तो क्वार्टर 3 में कंजम्पशन बढ़ा, आप यहां से देखते चले जाइए। यानी क्या हो रहा था, कंजम्पशन बढ़ रहा है, उपभोग बढ़ा, त्योहारों में खपत बढ़ी, तो ऑब्वियस है इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई का एक बेहतर साइकिल बना, और साइकिल बना तो रिजल्ट ग्रोथ के रूप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वार्टर 3 में जो बड़ी बात हुई, सर्विस सेक्टर लगातार मजबूती दिखा रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तीसरा, यानी सरकार ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखा है। तो क्वार्टर 3 में जो जीडीपी ग्रोथ हुई, उसके पीछे ये 3 सबसे महत्वपूर्ण रीजन थे मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने फिर बताया था क्वार्टर 4 यानी मोमेंटम बना हुआ है, यानी चौथी तिमाही में मजबूत गति आप देख सकते हैं इकोनॉमी की। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का अर्थ क्या होता है बच्चों, जब मैंने लिखा ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां हैं वो लगातार तेज बनी हुई है, और सुस्ती के संकेत इंडियन इकोनॉमी में नहीं दिख रहे। तो स्वाभाविक है जब ये दोनों चीजें यानी क्वार्टर 3 और 4 दिखा आईएमएफ को, तो आईएमएफ को यह ट्रस्ट हुआ, यह विश्वास हुआ कि भारत की वृद्धि अस्थायी नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल रूप से, संरचनात्मक रूप से मजबूत। और फिर उन्होंने कहा गुरु अब होगी ये लड़ाई, यानी 7.3% उन्होंने तय कर दिया। आई होप आप समझ गए। फिर इसके बाद जो सबसे मेजर रीजन तो यही है, यानी घरेलू मांग। तीसरी चीज उसने क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 की ग्रोथ देखी, लेकिन ऑब्वियस है घरेलू मांग की मजबूती उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। यानी भारत की जो जीडीपी है मुख्यतः घरेलू मांग पर ही आधारित। इसको आप रट लीजिए कि क्या भारत की जीडीपी की ग्रोथ मुख्यतः घरेलू मांग पर आधारित है। जी हां, मुख्यतः घरेलू मांग पर आधारित है, यानी जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। आई होप आप समझ गए। अब आईएमएफ ने कहा 7.3%, भारत सरकार ने कहा है 7.4%। दोनों अनुमानों में समानता है, यानी वो कह रहा 7.3 और मैंने स्टार्टिंग बताया भारत कह रहा 7.4, तो ये समानता है। तो दोनों अनुमानों में समानता भारत की आर्थिक नीतियों की विश्वसनीयता को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो यही विषय यहां पर डिस्कस किया गया। अब इसको एक बढ़िया से प्रश्न के रूप में मैंने दे दिया है। आईएमएफ द्वारा भारत की जीडीपी ग्रोथ। अब इस प्रश्न को पढ़िए और मुझे बताइए क्या आप इस प्रश्न का उत्तर लिख पाने में सक्षम होंगे। बताइए भाई, बोलो 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 बोलो। पहले प्रश्न का उत्तर, फिर उसके बाद आएंगे, ठीक है ना, फिर स्टार्टअप इंडिया का एक दशक लेंगे। बोलिए। हम्म, लिख पाएंगे? सोचिए आप किस लेवल पर आप खड़े हैं। लिख पाएंगे तो इसका मतलब है कि बस केवल प्री निकालिए, उसके बाद फिर सारी जिम्मेवारी मेरी है। सारी मतलब सारी की सारी जिम्मेवारी मेरी, ठीक है, सारी, नॉट कोई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा विज्ञापन कर लेते हैं। ये हमारी क्रेडिबिलिटी के लिए दूसरा, और तीसरा जो भी हमारे कोर्सेज हैं उनके लिए, यानी कंप्लीट फाउंडेशन जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए, जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों है। मेंटरशिप बहुत से बच्चे रिफर करते हैं कि भाई हम तो सर पढ़ चुके हैं, या हम मेंटरशिप के पैटर्न पर पढ़ेंगे कि हमें पहले से पता हो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। क्योंकि यूपीएससी पास करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है वो बताना। सालों साल बच्चा पढ़ के कोचिंग, उसे समझ में नहीं आता कि यार क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये डे 1 से हो जाता है, जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त बर्डन नहीं पड़ता है। और मुझे तो लगता है जॉब वॉब वगैरह वालों को तो इसके अलावा और कोई प्रोग्राम लेना ही नहीं चाहिए। तो ये मेंटरशिप अवेलेबल है। और मेंस की, स्टेट पीसीएस की, कोई भी स्टेट है आपका, मेंस की मेंटरशिप मैं देता हूं, जिसका पैटर्न यूपीएससी जैसा है। बाकी ये मैंने आपको बताया कि एक जो 31 जनवरी इकोनॉमिक सर्वे के साथ जो इनिशिएटिव स्टार्ट होने जा रहा है, तो 3 क्लास आप 3 कोर्स हमने बनाए हैं, जिसमें टॉप 50 चैप्टर और प्रीलिम्साथॉन का
जो टेस्ट सीरीज जो 7,500 में हुआ करती थी, और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 प्लस बजट, ये आपको ₹4,999 मिल जाएगा। अगर केवल सर्वे और बजट पढ़ते हैं तो 1999 में, और अगर आप प्रीलिम्स का टॉप 50 और सर्वे और बजट ये सब पढ़ना चाहते हैं तो 2,999। ये उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी स्वाभाविक रूप से अभी तक अच्छे से शुरू नहीं कर पाए हैं। आपके लिए समझिए मैंने रामबाण तैयार कर दिया है। ठीक है, और आप इन नंबर्स पर कॉल करके चीज़ों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़े यहाँ से। तो स्टार्टअप इंडिया का एक दशक, बच्चे पूरा आर्टिकल हो चुका है कि नहीं, मैं केवल चार्ट समझाऊंगा बस, ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं समझाऊंगा। ये देख सकते हैं क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर कर दिया था कि नहीं कर दिया था। पीएम मोदी वाला जो मैंने कराया था, पीएम ने कहा 2025 में 44,000 नए स्टार्टअप, तो ये मैं करा चुका हूं। 17 जनवरी का लेक्चर बच्चे देख लेंगे। लेकिन चूंकि इसमें चार्ट थे, सिलेबस में स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर चुका हूं, तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यानी लेक्चर की शुरुआत में। तो जैसे कभी-कभी ना ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे, पहले इस प्रश्न को आप देखिए कि जो जीडीपी बढ़ी है बच्चों, या इकोनॉमिक जो ग्रोथ हुई है, उसके पीछे लेबर प्रोडक्टिविटी, यानी पहले एक मजदूर 5 प्रोडक्ट तैयार करता था, अब एक मजदूर 7 तैयार कर रहा है। लेबर प्रोडक्टिविटी यानी श्रम उत्पादकता, यानी हमने स्किल वगैरह पे काम किया है, ये इसमें अंतर्निहित है। ठीक है, तो यहां पर यही कह रहा है कि भाई अब ऐसा एक मॉडल दीजिए जो श्रम उत्पादकता को रोके ना, और रोजगार भी खूब मिले। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो श्रम उत्पादकता, ये सारी चीजें आप कहेंगे सर कैसे, इस टॉपिक से संबंधित एक बार पहले ट्रेंड बता करके और फिर वापस आऊंगा तो बताऊंगा कि जो है कौशल भारत कार्यक्रम या इस प्रकार की चीजें जो श्रम उत्पादकता है कैसे आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे आपको ये सारी चीजें, पीएलआई, मतलब ये सब स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए ही है। तो औद्योगिक समृद्धि दर यूपीएससी ने पूछा पिछड़ रही है, और हाल में किए गए परिवर्तन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने में कहां तक सहायक रहे, उसमें स्टार्टअप भी एक हाल हाल का जो परिवर्तन है वो शामिल है इसमें मेरे प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद वे जॉब कहाँ से आएंगे जो भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जरूरी है। ऑब्वियसली स्टार्टअप से आएंगे, तो क्या जॉब आए हैं या जॉब पहले ज्यादा आए, अभी रुके हुए हैं, ये सब ट्रेंड हम चेक करने जा रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी में चली गई, ऐसा क्यों हुआ? तो क्या स्टार्टअप में सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करने की ताकत है, या स्टार्टअप भी टर्शियरी सेक्टर को ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं? इनोवेशन, क्या स्टार्टअप, ये भी आपके साथ डिस्कस है कि स्टार्टअप इंडिया एक इनोवेशन था जिससे कितनी जीडीपी बढ़ी, कितना सामाजिक कल्याण हुआ। अब वही विषय हम लोग यहाँ पर चार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी स्टार्टअप इंडिया को पूरे 10 साल हो चुके हैं। सरकार ने इसे 2016 में शुरू किया था। रटा है बच्चों, पिछली क्लास का याद करिए। तो ये क्यों लाया गया था, आप सबको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि युवाओं में जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की सोच आए, भारत में इनोवेशन कल्चर बने, और एमएसएमई और नए विचारों को फाइनेंस मिले। इसीलिए 3 उद्देश्यों के तहत आया था। और अब 10 साल बाद आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड है। पहला रिपोर्ट कार्ड, दूसरा रिपोर्ट कार्ड, तीसरा रिपोर्ट कार्ड, चौथा रिपोर्ट कार्ड, पांचवा, ठीक है ना, ये सारे रिपोर्ट कार्ड है जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि क्या सिर्फ स्टार्टअप की गिनती बढ़ी है, या सच में भारत इनोवेशन पावर हाउस बन पाया, यानी प्रैक्टिकल पॉलिसी एनालिसिस करने आप जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या करने जा रहे हैं? पॉलिसी एनालिसिस। तो सबसे पहली चीज है मेरे प्यारे बच्चों, पहला चार्ट है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, हैज स्लोड। अब ये देखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स का ट्रेंड याद रखिएगा बेटा। प्रीलिम्स में ट्रेंड पूछता है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के 10 साल हुए, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इसको। तो ट्रेंड क्या दिखा रहा है? अब अगर इस चार्ट को आप ना पढ़ते तो क्या आप समझ पाते कि अब देखिए ये स्लो हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या आप एग्जाम में अगर इस पर स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट पर कि हाल के वर्षों में
स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन में लगातार वृद्धि देखी गई। तो आप कहेंगे, ओ गुरु लगातार तो नहीं। तो आप यहां से छोटी-छोटी चीजें देख सकते हैं। यानी ये चार्ट क्या दिखा रहा है कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की ग्रोथ अब धीमी हो रही है। क्यों धीमी हो रही है? चार्ट वह दिखाता है कि 2016 से अगर आप देखेंगे और 2022 तक आप देखेंगे तो एकदम से ऐसे लगेगा कि बहुत तेजी के साथ, या हम कहें 2020 तक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। यानी 16 से 20 तक अगर आप पकड़ते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। 21-22 में जाएंगे तो बिल्कुल ये पीक पे जाएगा, 21-22 बिल्कुल पीक पे जाएगा और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रोथ में गिरावट हाल के वर्षों में देखी जा रही है। तो ये डेटा ये दिखा रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। अब इसको थोड़ा-सा हम एग्जाम की भाषा में, यानी जैसे प्रीलिम्स में जो पूछेगा उसके हिसाब से, क्योंकि आपने डेटा देख लिया, वहां लैंग्वेज थोड़ा-सा चेंज किया तो हम गड़बड़ कर जाते हैं। पढ़ तो आप वही रहे ना, हर एक किताब पढ़ रहे, हर एक एनसीईआरटी पढ़ रहे, फिर भी प्री नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वहां जो वो इंटरप्रेट कर रहा है कौन? जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है और जो हम इंटरप्रिटेशन पढ़ के जा रहे हैं, दोनों में अंतर आता है। मूल बात वही रहती है लेकिन कहने का तरीका अलग होता है। कहा गया ना वेदों में, एक सद विप्रा बहुधा बंधन, सत्य एक ही है। यही कि ग्रोथ इन रजिस्ट्रेशन अंडर स्टार्टअप इंडिया है स्लोड, लेकिन उसे विद्वान अनेकों प्रकार से कहेंगे, तो विद्वान अनेकों प्रकार से कहेंगे तभी आप प्रीलिम्स में फंस रहे हैं। तो ये जो स्लो हुआ क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि ये स्टार्टअप इंडिया विफल हो रहा है। नो 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 नो। शुरुआत में हर नया आइडिया एक स्टार्टअप होता है कि नहीं होता? हर एक नया आइडिया, हर ग्रेजुएट अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझता है। ठीक है? तो वो जबरदस्त रूप से रजिस्ट्रेशन कराता है। अब क्या होता है? अब मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप आ जाते हैं। फंडिंग सिलेक्टिव हो गई, यानी कि फंड उन्हीं को मिलेगा जो ग्रोथ जहां दिख रही है, फंडर उन्हीं को फंड देंगे। सर्वाइवल मुश्किल हो गया, इसलिए ग्रोथ धीमी दिख रही है। ये रीजन है, याद रखिएगा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है चार्ट को एनालाइज करना, वो भी यूपीएससी के हिसाब से। तो यूपीएससी के लिए सही समझ क्या है? हम कभी ये नहीं कहेंगे, लिख लीजिएगा, कि स्टार्टअप इंडिया फेल हो गया इस एक डेटा पर। नहीं, सही बात यह है कि इकोसिस्टम मेच्योर स्टेज में आ गया। आप समझ में आ रहा है नंबर क्यों कम मिलता है? हम अपने आंसर में मेंस में क्रिटिकल हो जाते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होने पर हर खिलौने से नहीं खेलता, नहीं, वैसे ही इकोसिस्टम अब हर आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करता। तो पहली चीज हमें यह दिखा रही है। क्लियर हो गया सब बच्चे? एक बार कमेंट करें। अब आते हैं चार्ट 2 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। स्टार्टअप कल्चर रिमेन्स लिमिटेड टू मेजर स्टेट्स। देखिए अब ये भी हो गया, यानी चार्ट नंबर 2 कि स्टार्टअप कल्चर ये कह रहा है कि कुछ राज्यों तक सीमित है। तो चार्ट क्या दिखा रहा है? भाई महाराष्ट्र, भाई कर्नाटका, ठीक है ना, यूपी भी, ये बहुत बड़ी सफलता है योगी आदित्यनाथ की। दिल्ली, आप देखिए, यूपी ने एक अच्छी उछाल दिखाई स्टार्टअप में, क्योंकि उनका लॉ एंड ऑर्डर जबरदस्त मेंटेन, उसकी वजह से तो ये तो हुआ। तो स्टार्टअप कल्चर कुछ सीमित राज्यों तक सीमित है, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी तो अब स्थान पाया, दिल्ली, गुजरात। बॉटम स्टेट बिहार, ओडिशा, पूर्वोत्तर। तो भैया बिहार वाले बच्चे, अब आप मेंस में इसको पकड़ लीजिएगा कि आप स्टार्टअप में भी बहुत पीछे हैं। असली कारण क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, असली कारण टैलेंट नहीं है। यानी टैलेंट अगर कोई कहे तो ये अकेले कारण नहीं है। एक पूरा इकोसिस्टम फेल्योर है, चाहे बिहार हो चाहे, इकोसिस्टम का फेल्योर है। यानी इकोसिस्टम मतलब स्टार्टअप इकोसिस्टम जिन राज्यों में नहीं है वो राज्य पिछड़े। आप कहेंगे सर स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये कौन सा इकोसिस्टम है? हम बताते हैं। इसके लिए अलग से कोई कानून, नीति, नियम नहीं होते। यानी वे राज्य जहां अच्छे कॉलेज होंगे, जहां अच्छे मेंटर्स होंगे, जहां जहां वेंचर कैपिटल होगा, जहां अर्बन मार्केट होगा, वहां स्टार्टअप ज्यादा है। सिंपल सी बात, यही 4 फैक्टर होते हैं कि कुछ राज्यों में ही क्यों सीमित है मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ पॉपुलेशन या गरीबी की वजह से हम ऐसा नहीं कह सकते। तो ये चारों चीज बिहार में नहीं, आंध्रा में नहीं, उड़ीसा में नहीं, इस वजह से वहां समस्या। ठीक है?
यानी ये जो चार्ट है, अगर इसको आप देखें तो स्टार्टअप का ये जो मैप मैंने आपके सामने स्टेट वाला रखा है, ये वाला जो अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरे प्यारे बच्चों भारत के डेवलपमेंट गैप का नक्शा है कि नहीं? क्या ये डेवलपमेंट गैप का नक्शा नहीं है? ठीक है। और डेवलपमेंट गैप क्यों है तो मैंने आपको बता ही दिया 3-4 रीजन। अब आते हैं तीसरा। ऐसे ही अब आने वाले 3 महीनों में केवल हिंदू नहीं, हर एक टॉपिक ऐसे ही पढ़ना जैसे मैं यहां लेक्चर ले रहा हूं। अपना कंटेंट उठाना है, ऐसे देखना है, फिर बोलना है, फिर देखना है, फिर बोलना है। धीरे धीरे अपने इकोसिस्टम को इतना मजबूत कर दो कि आओ प्रीलिम्स इस बार तुमको ऐसा पटकनी मारेंगे जितना तुमने मुझे 2-3 साल में पटकनी मारी है ना, इस बार इतनी पटकनी मारूंगी, इतना पटकना मारूंगा कि 24 मई को तुम हारोगे और मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा। ठीक है। चार्ट नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों, भारत में ट्रेडिशनल सेक्टर ही क्यों डोमिनेट कर रहे हैं आज भी? स्टार्टअप में हम ट्रेडिशनल सेक्टर, अब आप कहेंगे सर ये ट्रेडिशनल सेक्टर यही है, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन यानी जो ये रियल एस्टेट का काम चल रहा, आईटी कंसल्टिंग, ये सब तो हमारे यहां शुरू से, हेल्थ एंड वेलनेस, बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज मेरे बच्चों, यानी ट्रेडिशनल सेक्टर। आप कहेंगे सर अच्छा, तो एडवांस सेक्टर कौन होता है? डीप टेक, गहरी तकनीकें, एआई। कहीं भी आप देखिए स्टार्टअप इकोसिस्टम में एआई आ रहा है कहीं पे, चिंतन कीजिए आप। हमारे कंज्यूमर हैं, इनको कंज्यूमर को लपेटो, यही हमारे यहाँ स्टार्टअप है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो भारत के स्टार्टअप्स, ये चार्ट हमें क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि रोजमर्रा की समस्याएं भारत के स्टार्टअप हल कर रहे हैं। जोमेटो, जेप्टो, लोकल डिमांड पर आधारित, खाना हमारे घर पहुंचाओ। लेकिन सेमीकंडक्टर, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी, कोर एआई रिसर्च, इनमें बहुत बहुत कम स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका मतलब क्या? भारत, लिख लीजिएगा, ये चार्ट दिखाता है कि भारत प्रॉब्लम सॉल्वर इकोनॉमी है, कि हम बाहर नहीं जाएंगे खाना गोलगप्पे खाने, मौसम खराब है तो हमारे घर में जोमेटो वालों गोलगप्पा भेज दो। उसी को बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर इकोनॉमी। यानी हम क्या नहीं है? हम नहीं है फ्रंटियर इनोवेशन इकोनॉमी। फ्रंटियर मतलब जो लीड करने वाली तकनीकें हैं इस पूरी दुनिया को, उसको संचालित करने वाले हम नहीं। जोमेटो एआई यूज करेगा, लेकिन एआई वो खरीद के यूज करेगा, वो एआई पे काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है, ये चार्ट दिखाता है कि इंडिया के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में है, या जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो सर्विस लेड है, सेवा नेतृत्व वाला क्षेत्र है, इन कंपेयर टू टेक्नोलॉजी फ्रंटियर लेड। जबकि जापान, साउथ कोरिया, चाइना, चाइना तो खैर सब में है। तो आई होप आप तीसरा चार्ट समझ गए और आपको ये भी समझ में आ गया कि चार्ट को एनालाइज कैसे करते हैं। और मैं चाहता इस टॉपिक को छोड़ सकता था, क्योंकि मैंने अभी आप देख सकते हैं 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको ये टॉपिक कराया है। ये देखिए 17 जनवरी को ही स्टार्टअप का पूरा डिटेल में। लेकिन बस मेरा एक ही ध्येय है कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट हो बच्चे। इस समय मेरे जीवन में इससे इंपॉर्टेंट चीज, आप ट्रस्ट करिए, मैं शूटिंग जो कर रहा था और बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि अब मेरे दिमाग में है कि 24 मई को कैसे न कैसे करके उड़ा देना है। तो ये मैं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं कि यहीं से आ जाएगा, ये इसलिए सिखा रहा हूं कि ऐसे ही अपनी किताबें पढ़ो, अपने नोट्स पढ़ो, अपने सारे कंटेंट को पढ़ो, जिससे आप आउटकम ले पाओ। अब आता है चार्ट नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर। यानी 65% स्टार्टअप, 100 में से बेटा 65, जैसे टोटल 100 उसमें से 65 जो है स्टार्टअप, ये आइडिया स्टेज में ही अटके रहते हैं। आइडिया में ही, यानी प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाते। तो क्यों ऐसा है? चूंकि आइडिया बनाना आसान है, कंपनी बनाना आसान है, लेकिन उसको बड़ा करना, उसको स्केल अप करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि बड़ा कैपिटल नहीं मिलता, ग्लोबल मार्केट एक्सेस नहीं मिलती है, रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स कम है। तो आप
ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। और जब कोई चीज आइडिया स्टेज में रहेगी 100 में से 65, तो भैया जॉब और प्रोडक्टिविटी तो होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि जॉब तभी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी तभी स्टार्टअप की दिखेगी जब वो स्केलिंग स्टेज में जाएगा, यानी जब उसका विस्तार होगा। विस्तार के लिए चाहिए पैसा। चिंतन कीजिए आप। अब आप सब इसी पॉइंट को पकड़िए और इसको मेरे ऊपर लागू कर दीजिए सारे बच्चे, ये वाला कि स्टार्टअप आइडिया के स्तर पर ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल क्यों नहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा हुआ कि कैपिटल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। आप ट्रस्ट करिए, मेरे दिमाग में इतने आइडियाज हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए, और ये ज्ञान के आधार पर नहीं है, ये मेरी 20 वर्षों की तपस्या है। 10 साल की तैयारी और 10 साल 12 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो 20 से 22 वर्षों का प्रचंड अनुभव है, प्रचंड अनुभव, जिसके आधार पर मैं एजुकेशन सिस्टम में इतने इनोवेटिव आइडियाज डेवलप कर सकता हूं। लेकिन ऑब्वियस है कि उस आइडिया की कीमत क्या हो, क्योंकि दिमाग में है। अब उसके लिए जब कोई अच्छे लोग मिले, कोई कैपिटल आए, कोई कुछ आए, तब जाकर के चीजें हो पाए। अदरवाइज सब शांत पड़ी हुई हैं। विचार कीजिए आप। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आता है चार्ट नंबर 5। इंडिया के जो मेरे प्यारे बच्चों, कहां गया भाई? हाँ, कहां गया? आइडियल हो गया, कहां गया? कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द यूनाइटेड। हाँ भाई, किसके ज्यादा है ऑब्वियस है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंडिया में यूनिकॉर्न क्यों कम है। ये चार्ट हमें ये बता रहा है। $1 बिलियन से ज्यादा यानी यूनिकॉर्न तो सबसे ज्यादा कहाँ है? फिर चाइना में, फिर अदर्स में है, फिर इंडिया में। बाप रे बाप, पूरी दुनिया का 1% केवल इंडिया में है यूनिकॉर्न। यानी $1 बिलियन से जिन स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन ज्यादा है, केवल 1%। तो चार्ट क्या बताता है कि यूएसए और चाइना के पास हाई वैल्यू स्टार्टअप्स हैं। इंडिया की संख्या ही दिखाती है कि वैल्यू कम है। यानी कहने का मतलब है, ये चार्ट दिखा रहा है कि इंडिया में स्टार्टअप्स बहुत हैं, लेकिन ग्लोबल उन स्टार्टअप्स की मोनोपोली बहुत कम है। यूएस में आप देखिए, गूगल, अमेजॉन, ये सब क्या है? ये सब जायंट है, दानव है। चाइना में भी स्टेट सपोर्टेड स्केल, मतलब राज्य की सहायता से स्टार्टअप अपना विस्तार करते हैं। इंडिया में क्या? फ्रेगमेंटेड कंपटीशन है, छितराया हुआ, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं। तो इंडिया एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए फोर्ब्स की सूची में हम खुश होते हैं, भारत के 10 अमीर हैं, 15 अमीर हैं टॉप 100 में। तो इंडिया प्रोड्यूसेस एंटरप्रेन्योर्स, रख लीजिए इसको, बट नॉट येट ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैंपियंस। हम ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैंपियन नहीं बना पा रहे हैं। और फिर उस यूपीएससी के प्रश्न को याद करिए, जो यूपीएससी ने आपसे पूछा था कब बेटा, 16, 17, 18 में कब पूछा था कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में विज्ञान की शिक्षा के प्रति लोगों का झुकाव कम है, जिसके कारण से वह हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, प्रशासन, इन्हीं विषयों की शिक्षा दे रहे हैं। पूछा था कि नहीं पूछा था? आप देख लीजिए, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि विज्ञान में हम कहीं है ही नहीं। टेक्नोलॉजी चैंपियन कैसे बनेंगे? हर एक व्यक्ति को तो अधिकारी बनना है इंडिया में। अंग्रेजों ने इसीलिए खूब अधिकारी बनाया था और खूब शोषण किया था अधिकारी बना करके, उन्हीं अधिकारियों से भारतीयों का। आई होप आप समझ गए। फिर उसके बाद आता है स्टार्टअप एक्टिविटी इन एआई। लीजिए भैया, एआई स्टार्टअप में इंडिया इतना पीछे क्यों है? छठा वाला ये बता रहा है। एआई के जितने भी यूनिकॉर्न, उसमें यूएस का कोई मुकाबला ही नहीं। अब देख लीजिए, यूरोप, एशिया, चिंतन कीजिए। यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड यूनिकॉर्न में यूएसए सबसे आगे। इंडिया लगभग यहां बेटा कहीं दिख ही नहीं रहा, एब्सेंट है। क्लास में आज आया ही नहीं इंडिया, अनुपस्थित है। क्यों? हम क्यों एब्सेंट हैं आज एआई स्टार्टअप्स में?
इसका भी रीजन आपको यहीं पर दे रहा हूं। हम इसलिए एब्सेंट है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि एआई में हैवी कंप्यूटिंग चाहिए। क्या चाहिए? एआई में हैवी कंप्यूटिंग चाहिए, नंबर 1। पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। नंबर 2, डेटा सेंटर्स चाहिए। तीसरा, फाउंडेशनल मॉडल्स चाहिए, एलएलएम और इस प्रकार की चीजें। और 14, ह्यूज कैपिटल चाहिए। तो हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था, जो ये चार्ट भी बता रहा है कि भारत एआई का उपयोग कर रहा है लेकिन एआई का मालिक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए? यानी हमारा डिजिटल इंडिया एआई सॉवरेंटी के साथ नहीं चल रहा है, दूसरों की एआई पर हम निर्भर हैं। ठीक है? पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो ये आपके सामने सारी चीजें आ गई। अब इसको आप एंजॉय करिए। सरकार ने क्या क्या किया है, ऑब्वियस है सरकार इनको सपोर्ट कर रही है। जो मैंने आपको विस्तार से बताया है कि फंड ऑफ फंड्स, याद आया? सीड फंडिंग, लोन की गारंटी सरकार ये दे रही है ना। यानी लेकिन सरकार ठीक है ये सब कर रही, फंड वगैरह सब आपको समझा चुका हूं मैं विस्तार से कल या परसों के लेक्चर में। तो यहां हम कहेंगे सरकार केवल रास्ता बना सकती है, रिस्क कम कर सकती है, लेकिन इनोवेशन पैदा नहीं कर सकती है। इनोवेशन पैदा करेगा कौन? लिखिएगा, इनोवेशन पैदा करेगा कौन? सोसाइटी। इनोवेशन पैदा करेगा कौन? कल्चर। इनोवेशन कौन पैदा करेगा? फेल्योर को जब हम टॉलरेट करते हैं, यानी फेल्योर को हम किसी के सर पे बैठा नहीं देते हैं, तो इनोवेशन सोसाइटी करेगी। लेकिन आपकी सोसाइटी में आप स्वयं चिंतन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आप देखिए कि जितने भी, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे सिंगर हो, चाहे डांसर हो, चाहे फिल्म के एक्टर हो, जो अपने उस फील्ड के तो महारथी हैं, लेकिन होलिस्टिक जो इंडिया का एजुकेशन, जो हेल्थ, उसके वो बिल्कुल भी जानकार नहीं। वो अच्छी बातें कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उनके पास कुछ भी नहीं, चूंकि वो, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो डायरेक्टर नहीं है, प्रोड्यूसर नहीं है वो। यानी जो विजन राजा मौली का होगा इंडिया के एजुकेशन के लिए, इंडिया के हेल्थ के लिए, जो प्रकाश झा जी का होगा इंडिया के एजुकेशन हेल्थ के लिए, वो कभी भी शाहरुख खान, अजय देवगन का नहीं हो पाएगा। बट स्वाभाविक है, जब बातचीत होगी तो किसकी होगी? बातचीत में कोई एमपी बन रहा है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड से जो है पीएचडी का ऑनर ले रहा है, लेकिन जो रियल टैलेंट है इंडिया का, वो छुप गया है, और छुपने की वजह से वो यहां से निकल करके चला गया है ब्रेन ड्रेन करके अमेरिका में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में। क्योंकि जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, आप देखोगे वो शांत होने लगता है। गहराई से इस बात को समझिएगा, जब आप बहुत पढ़े लिखे होते हैं, आप अपने आप को बहुत स्किल मानते हैं, तो आप शांत होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है कि इनोवेशन सोसाइटी बनाएगी, लेकिन हमारे समाज में अगर आप इनोवेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ही को समाज उठा करके, अरे इससे क्या मिलने वाला है, उसका लड़कवा देखो ग्रुप डी हो गया, शादी में बुलेट लिया है और 5 लाख दहेज पाया है, 50,000 उसकी तनख्वाह है। लो भाई, हो गया। पूरा समाज, एक व्यक्ति खड़ा होकर के ये स्टेटमेंट दिया, 10-15 माता पिता बेचारे आकर के बच्चों पर डंडा लेके चढ़ बैठे कि चलो तुम अब यही करो। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कहां से आएगा? तो इनोवेशन हमेशा सोसाइटी ड्रिवन है। सोसाइटी में कौन है? सोसाइटी में केवल फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये हैं सोसाइटी में। यानी शिशु को खिलाने वाले हाथ, फैमिली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेज और उससे ऊपर के जितने भी सेंटर्स होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मुद्दा है, जो ये जितना भी मैंने आपको सर्वे पढ़ाया, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टअप इंडिया में, बच्चों जो भी हमने देखा, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप इंडिया, आप ये वाली न्यूज देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 44,000 न्यू स्टार्टअप, जिस पर मैं 17 जनवरी को लेक्चर ले चुका हुए हैं, तो इसका मतलब, मैं अपनी इस आर्टिकल की, यानी इस डेटा एनालिसिस की क्लोजिंग लाइन तैयार कर रहा हूं, कि जब वो ये बात कहते हैं तो स्टार्टअप इंडिया से हम क्या देख पाते हैं? तो ये हम देख पाते हैं कि स्टार्टअप इंडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को डेमोक्रेटाइज किया है, लोकतांत्रिक बनाया है। यानी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए तो, लेकिन इनोवेशन को अभी वैश्विक नहीं बना पाया है। यह इसका चैलेंज है। करेज टू एक्सेप्ट के साथ विजनरी डिसीजन लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए। ऐसा इस
जो है टॉपिक में मूल विषय वस्तु है। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गई? अब बताइए, मजा आया? क्लियर हुआ? आनंद की अनुभूति हुई? ये है यूपीएससी, ऐसे रगड़िएगा इसको, तब जा करके चीजें आपको क्लियर हो पाएंगे। अब जरा इस प्रश्न को पढ़िए, जरा इस प्रश्न को पढ़िए बच्चों, ठीक है? जो आपके सामने है, ये वाला श्रम उत्पादकता वाला, जरा इसको पढ़िए आप। ठीक है, पढ़ा? कमेंट करिए, तभी बता पाऊंगा अगर बेटा। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को आपको मैं एक बार समझा देता हूं, और इसी के माध्यम से सब जो भी प्रश्न, लेकिन आप पहले इसी को पढ़िए। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, श्रम उत्पादकता यानी कह रहा है कि भारत की जो जीडीपी है अभी बढ़ रही है, उसके पीछे का रीजन है लेबर प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना। ठीक है, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? यानी एक मजदूर या कर्मचारी एक तय समय में कितना उत्पादन करता है, उसी को हम श्रम उत्पादकता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी प्रति श्रमिक, पर वर्कर, या प्रति कार्य घंटा, पर आवर किया गया उत्पादन यानी आउटपुट। आई होप आप समझ गए। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे 10 मजदूर एक दिन में 100 कुर्सियां बनाते हैं, तो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? 10 कुर्सी मजदूर प्रतिदिन। अब यही 10 मजदूर मेरे प्यारे बच्चों, यानी अगले दिन मशीन ट्रेनिंग और बेहतर टेक्नोलॉजी से अब कितनी बना रहे हैं? 150 कुर्सियां बना रहे हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई? 15 कुर्सी प्रति मजदूर प्रतिदिन हो गई कि नहीं हो गई? और पहले कितनी थी? 10 कुर्सी प्रतिदिन प्रति मजदूर। यानी साफ देखिए, मजदूर वही है संख्या में, काम का समय भी वही है, लेकिन उत्पादन बढ़ गया, और इसी को उत्पादकता में वृद्धि कहते हैं। लेबर प्रोडक्टिविटी को हमेशा याद रखिएगा, इज नॉट एम्प्लॉयमेंट। लेबर प्रोडक्टिविटी रोजगार नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लेबर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लेकिन नौकरियां घट भी सकती है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन, ऑटोमेशन, एआई, कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ, तो ये चारों मिल करके कम लोगों से ज्यादा उत्पादन करा लेते हैं। इसी को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी श्रम उत्पादकता। इन चार, अगर ये चार एलिमेंट आ जाए, मशीन से काम होने लगे, ऑटोमेशन होने लगे, एआई, तो अब ये से तो हाल के वर्षों में आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता बढ़ने से हुआ। ठीक है ना? अब आता है आज वाले टॉपिक से कैसे कनेक्ट है। यानी स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन बढ़े, लेकिन ग्रोथ धीमी हुई। इसका लेबर प्रोडक्टिविटी से कनेक्शन क्या बनाया जा सकता है? स्टार्टअप्स कम लोगों से ज्यादा आउटपुट निकालने पर फोकस करते हैं, नंबर वन। ये तकनीक, ऑटोमेशन और प्लेटफॉर्म्स, इन तीन के कॉन्सेप्ट पे हाई आउटपुट लो लेबर का इस्तेमाल करते हैं। यानी मजदूर कम हो, हमें ज्यादा उत्पादन करना। तो ये जो पहला चार्ट मैंने आपको बताया था, ये वाला बच्चों, ये वाला, ठीक है ना? ये है लेबर प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ। ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी लेड ग्रोथ है स्टार्टअप इंडिया के बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं, बस इतना ही, इससे ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं।
अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक आपका है जिसके बारे में आप देखें, टेक्सटाइल सेक्टर। क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर जीडीपी और रोजगार को बढ़ावा दे रहा है। आप एक बार इसको देखें तो लेबर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। प्रीलिम्स में ऐसे ही शब्द आते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल था मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आपको और हमको देखने की आवश्यकता है विस्तार के साथ। ठीक है, और सिलेबस स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस कर दिया है। सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता होती है कि यह विषय चर्चा में क्यों है, क्यों मैं ये टॉपिक दे रहा हूं। तो ऑब्वियस है, साफ साफ हेडिंग आप देख सकते हैं कि रोजगार जनरेट कर रहा है, एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी इसकी खूबी है। और महिलाओं को काम के अवसर दे रहा है, तीसरी इसकी खूबी है। चौथा, ग्रामीण युवाओं को शहर पलायन से रोक रहा है, चौथी इसकी खूबी है। और पहली पीढ़ी के उद्यमियों को जन्म दे रहा है, पांचवी इसकी खूबी है। यानी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र केवल कपड़े बनाने का नहीं बल्कि जिंदगी संवारने का उद्योग बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही सारी बातें, और इस आर्टिकल में यही बताया गया कैसे पोस्ट कोविड रिकवरी, दूसरा नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीएस, तीसरा मशीन का अपग्रेडेशन, और सरकार का पॉलिसी सपोर्ट चौथा, इस इन चारों ने कैसे वस्त्र क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र में ला दिया। तो ये अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियस है, अगर हम यूपीएससी की दृष्टि से देखें तो यह विषय जीएस पेपर 3 से सीधे सीधे कनेक्टेड है, और ये सारी यूनिट मैंने आपके सामने लगा दी है। यानी 3 का मतलब उद्योग, एमएसएमई, रोजगार, समावेशी विकास और निर्यात नीति की जब भी हम बात करेंगे तो स्वाभाविक ये सिलेबस आएगा। और साथ में जीएस पेपर 2 सरकारी नीतियों जैसे पीएलआई और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के साथ भी जुड़ेगा। और ऐसे की दृष्टि से अगर हम देखें, या हम जीएस पेपर 4 की दृष्टि से देखें, तो गरिमापूर्ण रोजगार और महिला भागीदारी, ये कहीं न कहीं इकोनॉमी को नैतिक बनाते हैं, तो उसके साथ भी यह विषय जुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब वुमेन एम्पावरमेंट पर ऐसे कुछ भी लिख रहे हैं तो वस्त्र क्षेत्र कैसे उसमें भूमिका निभा रहा है, इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हैं। भारत सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है तो वस्त्र उद्योग को उसमें आप ला करके लिख सकते हैं, वो सारी चीजें। बाकी प्रीलिम्स का एमसीक्यू आपको बना बनाया पका पकाया मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जीडीपी की ग्रोथ में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कभी श्रम उत्पादकता, उस पर प्रश्न पूछा जाता है, कभी मेक इन इंडिया, इन पर प्रश्न पूछा जाता है, कभी पीएलआई पर प्रश्न पूछा जाता है, और फिर कभी कंप्लीट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर पर प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस लिहाज से चूंकि काफी चर्चा में था, और यहाँ जॉबलेस ग्रोथ पर काफी टॉपिक पूछे गए हैं, विनिर्माण को इकोनॉमी का इंजन बनाना है, उस पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समावेशी समृद्धि रोजगार के बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस टॉपिक को बनाया, जिससे आप भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र क्षेत्र के महत्व को समझते हुए, और अगर इंडिपेंडेंट प्रश्न आए तो उसको डील कर पाए, अगर इंडिपेंडेंट प्रश्न आए तो स्वाभाविक रूप से आप इसको भारत सरकार की पॉलिसी एनालिसिस पर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो वस्त्र क्षेत्र है, आप सबको पता है, गारमेंट सेक्टर जो है हमारा, और एक तरफ लिख दें कृषि क्षेत्र, और अगर लिख दें भारत में रोजगार, यहां पर बीच में लिख दें रोजगार, तो मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 पर कृषि क्षेत्र आएगा और नंबर 2 पर वस्त्र क्षेत्र आएगा। यानी कृषि के बाद जो वस्त्र क्षेत्र है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी रोजगार देता है। यानी 4.5 से 5 करोड़ लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट नहीं बेटा, क्या दे रहा है ये? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। क्या हो, हमारी फैक्ट्री में काम करो, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, याद रखिएगा, जो विनिर्माण क्षेत्र में हम रोजगार की बात करते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार का एक बड़ा हिस्सा इसी वस्त्र क्षेत्र से आता है। विनिर्माण में वस्त्र क्षेत्र भी आ जा रहा है।
और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को ये आधार देता है, यानी असंगठित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के साथ ये गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि जो अब बस्त क्षेत्र है, यह भारत को समावेशी विकास की तरफ ले जाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस रिजाइलियंट यानी लचीली अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसी भी परिस्थिति में ये बेहतर परफॉर्म करता ही करता है। तो आई होप आप समझ गए हैं बस्तर क्षेत्र। अब आता है कि बस्तर क्षेत्र में ग्रोथ क्यों इतनी अच्छी है। भैया देखो, ग्रोथ एक ही है, डिमांड। कपड़े हम पहन रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है डोमेस्टिक डिमांड, डीडी मैंने लिख दिया है। आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रश्न अगर ना आए और कोई भी चीज क्यों बढ़ रहा है कोई भी, तो आप ये जरूर लिख दिया कीजिए घरेलू मांग, बिना कुछ सोचे समझे। और दूसरा जीएफसीएफ, सरकार का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट। बाकी कुछ आए ना आए, 2 पॉइंट तो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए कि डिमांड के बिना तो कोई चीज चल ही नहीं सकती। तो घरेलू मांग का उभार है, यानी भारत सिर्फ एक्सपोर्ट हब नहीं है। आज हमारी जनसंख्या 140 सीआर से अधिक है। ऑब्वियस है यार, कपड़े तो हम सब पहनेंगे। शादी विवाह फंक्शन नॉर्मल, हैप्पी बर्थडे, क्या पता नहीं क्या क्या, इसका सीधा असर वस्त्र की मांग पर पड़ता है। तो ये आपको दिखाया गया, यानी आप जब मैगजीन पढ़े, मतलब जब पीडीएफ पढ़ेंगे उसमें पूरा ट्रेंड दिया, उतना घुसने की भी आपको आंकड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यानी कपड़ों पर प्रति व्यक्ति कंजम्पशन बढ़ रहा है। यानी कि पहले आप देखोगे घर परिवार में, पता नहीं आप सब इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं, लोगों के पास 1 या 2 सेट कपड़े होते थे, वही प्रेस हो करके क्रिस टाइट करके लोग आते जाते थे सालों साल। लेकिन अब आप देखिए कपड़ों की चॉइस बदल गई। पैंट शर्ट भी है, सूट कोट भी बनवा रहे हैं, टी शर्ट भी ले रहे हैं। पहले टी शर्ट वगैरह रूरल इंडिया में रेयर देखा जाता था किसी किसी को पहने हुए। तो यानी जो वस्त्र का कंजम्पशन वो बढ़ गया। यानी भारत केवल अब कपड़े बेचने वाला देश नहीं है, बल्कि खुद एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है, जो इस इंडस्ट्री को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व तो देता है, चाहे दुनिया में मंदी क्यों ना हो। तो आई होप ये हो गया। और दूसरा ऑब्वियस एक्सपोर्ट, यानी ग्लोबल डिमांड बड़ी है, भारत का सप्लाई चेन मजबूत है और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का लाभ हमें मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद एक यहां पर जो मैंने कहा था ना मशीन इकोनॉमिक्स, तो वो मशीन इकोनॉमिक्स आपको सिखा देते हैं। सीविंग, सिलाई मशीन इफेक्ट, सब लिखेंगे इकोनॉमिक्स में ना दिल। सीविंग मशीन इफेक्ट, सिलाई मशीन इफेक्ट, वस्त्र उद्योग और जीडीपी रोजगार के साथ इसको आप कहीं भी लिखिएगा। मेरे बच्चों, इस इफेक्ट का मतलब क्या कि 2014 के बाद भारत में लगभग 18 लाख सिलाई मशीनें, सीविंग मशीन, सिलाई मशीनें इंपोर्ट हुई हैं, आयात हुई। अब सिलाई मशीन की खासियत क्या है, इनकी खासियत क्या है, अब आप ये देखिएगा। आपको अच्छे से पता है इनमें पूंजी लागत बहुत कम होती है। कम नहीं बेटा, पूंजी लागत बहुत कम और रोजगार क्षमता, क्योंकि चलाएगा कौन, रोजगार क्षमता बहुत अधिक। तो मशीन का इकोनॉमिक्स आप देखिए। अब इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम यानी रिजल्ट क्या होगा। छोटे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में घर आधारित और जैसे मतलब टेलर वगैरह, खूब ढेर सारे टेलर उभर करके आए तो तेजी से रोजगार पैदा हुआ। इसलिए कहा जाता है कई बार सबसे छोटी मशीन ही सबसे बड़ा रोजगार परिवर्तन ला देती है। ठीक है, अब इसके लिए ऑब्वियस है और भी फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी का भी जिक्र किया गया है। आप पीडीएफ पढ़ेंगे, यानी शहर जो सरकार की पहल है, तो डीएलटीटी यानी डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन पर सरकार जोर दे रही, यानी हर डिस्ट्रिक्ट के उत्पाद को आगे बढ़ा रही। यानी जिला स्तर पर वस्त्र का
क्लस्टर बना रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है, असंगठित श्रमिकों को फॉर्मलाइज कर रही है और सामाजिक सुरक्षा भी यहाँ काम करने वाले लोगों को दे रहा है, यानी इंश्योरेंस, बीमा, इस प्रकार की। तो ये क्या दिखा रहा है कि सरकार का उद्देश्य साफ है, रोजगार सिर्फ गिनती में नहीं बल्कि गुणवत्ता और गरिमा के साथ हम आपको रोजगार देंगे। तो ये सारी बात है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यूरोपियन यूनियन इंडिया एफटीए, ठीक है ना, इस प्रकार के जो भी हमने एफटीए किए, तो कम या शून्य शुल्क निर्यात में वृद्धि और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में बेहतर स्थान मिलेगा, यानी जितने भी हमने कर लिए, जितना भी हम करेंगे, तो ऑब्वियस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी हमें फायदा हो रहा है। फिर इसके बाद तो ये सारी बात है, ठीक है। तो यही चीज डिस्कस किया गया और यही कहा गया कि ये वस्त्र उद्योग रोजगार समावेशन और गरिमापूर्ण विकास की धुरी है। तो डायरेक्ट तो अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन मन में है कि आ सकता है, तो मैंने करा दिया। इसको एक बार आप पढ़ लीजिए और एंजॉय कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो भारत का वस्त्र क्षेत्र, अब आप इस प्रश्न को एक बार देखिए और मुझे बताइए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब इंडिया ने साइन कर लिया है लेटर ऑफ इंटेंट, ठीक है। क्या कर लिया है? लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, तो अगले टॉपिक पे आते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट पे। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, फिर आते हैं। तो भारत यूएई रक्षा समझौता, ये एक डिफेंस डील है बेटा, लेटर ऑफ इंटेंट पर साइन किए, और इसका मैं पाकिस्तान सऊदी डिफेंस एक्सिस जो बना है उसके संदर्भ में विश्लेषण करूंगा, जबकि ये तो न्यूज है, आप देख सकते हैं। सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह का इसमें जिक्र आया है, जो मुंबई से देख सकते हैं यूरोप तक जा रहा है, ठीक है ना, जिसमें यूएई बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें सऊदी अरबिया बहुत बड़ा पड़ाव है, जिसमें इसराइल भी बहुत बड़ा पड़ाव है, बहुत सारी चीजें। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूज यही है कि, और न्यूज बायलैटरल भारत के हितों पर विकसित एवं विकासशील देशों की नीतियों का इम्पैक्ट जीडीपी के साथ ये कैसे जुड़ेगा, सारी चीजें लगी हैं। तो सिंपल है, न्यूज यही है कि भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट ने लेटर ऑफ इंटेंट, जिसे हम एलओआई कहते हैं बेटा, इसको एलओआई आप याद रखिएगा, पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस एलओआई का जो एम है, यानी जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच बायलेटरल, यानी देखिए सिलेबस, द्विपक्षीय द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी, बायलेटरल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप को नई ऊंचाई देना, ठीक है। हमारे बीच पहले से ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, अब उसको थोड़ा हम एक नई ऊंचाई दे रहे हैं इस लेटर ऑफ इंटेंट को साइन करके। यह समझौता, ऑब्वियस है, हर एक समझौते का अपना एक समय होता है, उस समय के हिसाब से उस समझौते का हम मूल्यांकन करते हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है, विशेषकर यमन संघर्ष के संदर्भ। आई होप आप समझ गए। अब आता है लेटर ऑफ इंटेंट। ये एक्चुअल में होता क्या है? लेटर ऑफ इंटेंट सबसे पहले ये समझते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं इरादे का पत्र। क्या बोलते हैं? कि हम इरादा दिखा रहे हैं। ये इरादा होता है ना, इरादे का पत्र, या एक शुरुआती, यानी किसी भी डील का एक शुरुआती और नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, यानी जो दोनों देशों के बीच बाध्यकारी नहीं होता, ऐसा दस्तावेज होता है। पर इसका एक बड़ा उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य होता है भविष्य के औपचारिक समझौते, यानी कि इसी नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट में हम भविष्य के जो भी फॉर्मल एग्रीमेंट होंगे, क्या क्या करना है उसका बेस तैयार करना,
स्ट्रेटजिक डायरेक्शन हमारा क्या होगा उसको स्पष्ट करना, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्ट्रेटजिक सिग्नल देना, रणनीतिक संदेश देना कि हम दोनों बहुत करीबी हैं। यही तीन इसके महत्व हैं। यही तीन इसके महत्व हैं, यानी कह सकते हैं कि मेरे बच्चों ये तत्काल यानी अभी-अभी का कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशनल डिफेंस कोऑपरेशन की नींव कह सकते हैं, यानी इसी नींव पर हम इमारत खड़ी करेंगे। सिंपल सी बात। तो एलओआई वही नींव है। आई होप अब थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। तो इस एलओआई के अंतर्गत भविष्य में क्या-क्या होगा? तो स्ट्रेटजिक डिफेंस कोऑपरेशन का हम विस्तार करेंगे। कैसे? यानी हम संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीक में सहयोग करेंगे, समुद्री सुरक्षा में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, आतंकवाद रोधी सहयोग और खुफिया साझेदारी की संभावना बनेगी। यानी इन सब विषयों पर हम भविष्य में अच्छा करेंगे। लेटर ऑफ इंटेंट इसी बात के लिए किया गया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो यह भारत की एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी और हिंद महासागर रणनीति का एक मजबूत हिस्सा यह दिखाई देगा। आई होप आप समझ गए। पहला। दूसरा, लेटर ऑफ इंटेंट का एक एम कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की बदलती भूमिका को भी दिखाता है। यानी अब भारत केवल ऊर्जा आयातक एक, और दूसरा भारत से प्रवासी श्रमिक मिडिल ईस्ट में भेजने वाला, खाड़ी देशों में भेजने वाला देश नहीं रह गया। यानी भारत ऐसा रहना नहीं चाहता। अब वो क्या चाहता है कि वो सिक्योरिटी स्टेक होल्डर बने, यानी क्षेत्रीय सुरक्षा भागीदार बने और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, यानी इनको सुरक्षा भारत अपने मिलिट्री सिस्टम से जो बहुत स्ट्रांग है उससे सुरक्षा भी दे, विशेषकर वेस्टर्न इंडियन ओशन में। कहां पर? ऑब्वियस है, ईस्ट वेस्ट। तो जो वेस्टर्न हिंद महासागर उसमें। अब जिस समय पर ये किया गया है ऑब्वियस है, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान और सऊदीया के बीच में जो डिफेंस डील हुई है, यानी एक जियोपॉलिटिकल पृष्ठभूमि भी मैं यहाँ आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान नजदीक आए, क्यों आए? परिणाम 2025 में दोनों के बीच म्यूचुअल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। सैन्य प्रशिक्षण और परामर्श में सहयोग की बात है। यमन संघर्ष में ये दोनों मिल करके काम करेंगे। इन सब पर सहमति बनी। आई होप आप समझ गए। अब आता है कि कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एक तरफा नहीं होता, सबको एक दूसरे की जरूरत होती, किसी को कम किसी को ज्यादा, एक मुद्दा हो सकता है। तो सऊदी अरब को पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपको जानने की आवश्यकता है। ऑब्वियस है, सबसे पहले न्यूक्लियर स्टेट है, सैन्य जनशक्ति, एक बहुत बड़ी आर्मी है उसके पास, और उसके पास युद्ध करने का अनुभव भले हारा हो। तो एक चीज है, सैन्य जनशक्ति और अनुभव उसके पास है। दूसरा, यमन संकट में जो हौथी विद्रोही हैं, जिनको इराक बैक करता है, सऊदी के लिए चुनौती है। तो स्वाभाविक उस चुनौती से सऊदी पाकिस्तान के साथ मिलकर के निपटना चाहता है। तीसरा, ऑब्वियस है, ईरानियन फैक्टर है। ईरान शिया रिप्रेजेंटेटिव मिडिल ईस्ट में और सऊदी सुन्नी। तो ये भी आप देख सकते हैं धर्म के अंदर ही कैसी लड़ाई है। तो ईरान के प्रभाव को संतुलित करने के लिए पाकिस्तान एक सुन्नी सैन्य विकल्प, सुन्नी मिलिट्री हेज बना रहा है। जैसे हेज फंड होता है ना, वैसे ही सुन्नी मिलिट्री हेज बना रहा है। ये आप देख सकते हैं। अब आता है, पाकिस्तान भी चुप तो रहेगा, उसको वो क्यों जा रहा है? तो ऑब्वियस पाकिस्तान को तो धन की रोटी दिखाई है, क्योंकि अपनी तो अब इकोनॉमी रहने की। तो खाड़ी क्षेत्रों में उसकी एक स्ट्रेटजिक रेलिवेंसी आएगी, रणनीतिक प्रासंगिकता बनी रहेगी। आर्थिक, सऊदीया के पास जबरदस्त पैसा, इसको आर्थिक धन मिलेगा, मतलब धन मिलेगा जिसको अपनी मिलिट्री इक्विपमेंट पर और खर्चा करेगा। और जो इसका अंतर्राष्ट्रीय अलगाव भारत ने अपनी विदेश नीति के द्वारा कर दिया था ऑलमोस्ट, उससे इसको राहत मिलेगी। तो यह पाकिस्तान की सेना केंद्रित विदेश नीति, शब्द को पकड़िएगा, मिलिट्री सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी को मजबूती देता है। आप याद रखिएगा। अब आता है, क्या पाकिस्तान सऊदी धुरी का जवाब है यह लेटर ऑफ इंटेंट भारत और यूए के बीच में? तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि यह किसी तीसरे देश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हाँ, यह क्षेत्रीय संतुलन यानी रीजनल बैलेंस को बनाए रखने का एक प्रयास है। इसे हम भारत के संदर्भ में, अगर आप क्वेश्चन पूछता है, तो सॉफ्ट बैलेंसिंग स्ट्रेटजी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
सॉफ्ट बैलेंसिंग स्ट्रेटजी से हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जहां बिना टकराव के रणनीतिक संतुलन को साध लिया जाता है, जो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण भी है, विशेषता भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आता है, आप कहेंगे सर आपने ये फोटो भी लगाई रखी है, इसको भी थोड़ा डिस्कस कीजिए। यहां पर जो यमन में संघर्ष है बच्चों, यमन में जो संघर्ष है और भारत की जो रणनीतिक चिंता है, क्या है जो भारत की रणनीतिक चिंता, यमन संघर्ष और भारत की रणनीतिक चिंता। आपको अच्छे से पता है यमन के पास क्या है, यानी यमन के पास एक स्ट्रेट है जिसे हम कहते हैं बॉब एल मांडेब, है कि नहीं है? बहुत बारी मैप में पढ़ा चुका हूं आपको। यानी बॉब अल मांडेब जल संधि है उसके पास, जल डमरू मध्य है। और यह भारत से अगर यूरोप की तरफ कोई व्यापार हो रहा है या एनर्जी सप्लाई हो रही है तो उसके लिए ये बॉब अल मंदेब का सुरक्षित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो बॉब अल मंदेब है, यदि यहां पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता है, पाकिस्तान और सऊदी सैन्य प्रभाव यहां बढ़ता है, तो भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। तो जब भारत और यूएई यह लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर रहे हैं तो उनके बीच में उनकी वार्ता का एक महत्वपूर्ण आयाम ये रहा है, और वो आयाम क्या? ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग को देखनी है। तो भारत को इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बढ़ाने पर भारत को फोकस करना चाहिए। बस इतना ही इसमें है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और आप, एक प्रश्न है जिसका आंसर आप एक बार पढ़ें, कर पाएंगे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर, उत्तर ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने। अब आता है अगला टॉपिक, इलेक्शन कमीशन टू होस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट डेमोक्रेसी। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है बच्चों। उसके पीछे रीजन है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो स्वाभाविक रूप से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको मैं संक्षेप में समझाऊंगा, और मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपको यूज कैसे करना है। तो जीएसपी पेपर टू इंडियन पॉलिटी में हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रोल पर कुछ लिख रहे हैं, तो इसको एज ए एग्जांपल यूज करेंगे। इस पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया, लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ नहीं आने वाला। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप सबको पता है। हाल ही में भारत द्वारा इंडिया इंटरनेशनल, ये वाला कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 की मेजबानी का निर्णय लिया गया है। यही आपका याद रखना। 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे, आप देख सकते हैं। 21 से 23 जनवरी भारत मंडपम में होगा, और यह सम्मेलन भारत की चुनावी प्रबंधन क्षमता और लोकतांत्रिक संस्थागत विश्वसनीयता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। बस इतना ही। यानी यह दर्शाता है कि भारत निर्वाचन आयोग अब केवल घरेलू चुनाव प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक क्षमता निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव में क्या क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 90 करोड़ से ज्यादा हमारे मतदाताओं को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करा रहा है। नंबर 1, ये उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी तकनीकी नवाचारों द्वारा वो पारदर्शिता चुनाव में ला रहा है, ईवीएम वीवीपैट प्रणाली। इसके अलावा ईसीआई और नेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव प्रबंधन को अधिक सुगम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर तीसरा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से वह चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो
कोविड-19 के समय उसने कैसे मैनेज किया। तो ये इलेक्शन कमीशन की अचीवमेंट्स को बता रहा है और इस पर प्रश्न पूछेगा। देख सकते हैं सिलेबस लिखा हुआ, विभिन्न संवैधानिक पद, और ये बहुत सारे देशों को हम बुला रहे हैं, इसलिए हमने आईआर भी इसमें डाल दिया है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड ऐसे में भारत के अचीवमेंट में आप इसे डालिएगा, प्रीलिम्स में कहाँ हो रहा है, और एक प्रश्न यहाँ पर बना हुआ, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तो पूरा टॉपिक वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि भारत का चुनाव आयोग लोकतांत्रिक क्षमता निर्माण के लिए ग्लोबल संस्था के तौर पर तेजी से उभर रहा है। हाल की पहलों के संदर्भ में वही जो जो उसने इनिशिएट लिया सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो आप यहां से कर लेंगे बच्चों, एक बार मुझे बताएं। बोलो भाई। ग्रेविटान डिटेक्टर बनाने के मुश्किल काम में लगे हुए हैं। अब ये क्या है भाई? ठीक है, एक मिनट यहां से एक बार इसको पढ़िए आप। फॉर प्रीलिम्स, वैज्ञानिक ग्रेविटान डिटेक्टर बनाने के मुश्किल काम में लगे हुए हैं। जरा इसको आप देखिएगा। पहली बार ग्रेविटान, ग्रेविटान क्या है जरा ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, ग्रेविटान, ठीक है, अब जरा इसको समझिए। ग्रेविटान यानी इसको आप ऐसे समझिए कि आप लोगों को ग्रेविटी पता है? एक बार जरा बताइएगा, तभी समझ पाएंगे। ग्रेविटी पता है आप लोगों को? ग्रेविटी यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, तब इस न्यूज को समझ पाएंगे। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटी क्या है? ऑब्वियस है। अभी मैं इसको, इस पेन को गिराऊं तो ये नीचे जाएगी, अगर ये मैं रिमोट गिराऊं नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस है ग्रेविटी वो है जो चीजों को जमीन की ओर खींचता है, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर घुमाता है, ग्रेविटी ही तो है, और चंद्रमा को पृथ्वी से बांध करके रखता है, इसीलिए उसको पृथ्वी की सिस्टर कहा जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण आप समझ गए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो ये ग्रेविटान है ना, इसी ग्रेविटी से इसका संबंध है, यानी ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का कोई पार्टिकल या कोई हिस्सा अगर हम कहें पार्टिकल है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का पार्टिकल है ग्रेविटान। आई होप आप समझ गए हैं। तो ग्रेविटान कभी भी प्रीलिम्स में है तो पहले तो इतने सही 4 ऑप्शन में फंस जाता है, अगर आप विद्वता नहीं चाहते हैं इस टॉपिक में, और विद्वता चाहते हैं तो चलिए समझते हैं। क्या आपको पता है कि ग्रेविटी जो होती है ये बहुत तेज बल होता है या बहुत कमजोर बल होता है? बोलिएगा। यानी ग्रेविटी बहुत कमजोर बल है बेटा। ये क्या है? बहुत कमजोर बल। आप कहेंगे सर ग्रेविटी इतना कमजोर है? अरे कमजोर ही तो है। कभी आपने चुंबक से है, चुंबक से आपने कोई चीज उठाई है पतली लोहे से, यानी आपने ये लोहे का रखा हुआ जमीन पे, ऊपर आपने ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए मैंने ये लोहे का कुछ रखा हुआ है, लोहे का हमने कुछ रखा है ऐसे, उसके बाद चुंबक लिया। अब ग्रेविटी क्या कर रही? लोहा तो पृथ्वी पर है, नीचे की तरफ खींच रही ग्रेविटी, लेकिन वो चुंबक टप से इसको चिपका लेता है। यानी पृथ्वी की पूरी ग्रेविटी को हरा देता है एक छोटा सा चुंबक। तो ग्रेविटी बहुत कमजोर बल है, ये भी याद रखिएगा। और इसी संदर्भ में आपको समझना है कि जो नेचर है, जो प्रकृति है मेरे प्यारे बच्चों, उस नेचर में 4 फोर्स होती हैं, 4
फंडामेंटल फोर्स होती हैं, जिसमें पहली फोर्स को हम यही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जो सबसे कमजोर होता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आ सकता है। दूसरे नंबर पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरे नंबर पर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो सबसे शक्तिशाली होता है। लिख लीजिएगा, सबसे शक्तिशाली फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, याद रखेंगे। और फिर चौथा जो होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, मेरे प्यारे बच्चों। तो हमेशा याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बाकी ये तीनों उससे ताकतवर होते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अब आप लोगों ने विज्ञान अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो बल कैसे काम करता है, बल कैसे काम करता है, यानी असली सवाल फोर्स काम कैसे करती है या समझना। तो फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है हर फोर्स को किसी न किसी पार्टिकल के एक्सचेंज से काम करना पड़ता है। ठीक है ना? यानी हर फोर्स किसी न किसी पार्टिकल के साथ काम करती है। जैसे लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटोन पार्टिकल के साथ कनेक्ट है। आई होप आप समझ रहे हैं। तो वैसे ही ग्रेविटी का पार्टिकल कौन है? तो यही है ग्रेविटॉन, मेरे प्यारे बच्चों। ग्रेविटॉन यानी गुरुत्वाकर्षण बल का एक हाइपोथेटिकल क्वांटम कण है। अभी ये प्रैक्टिकल में नहीं है, ये काल्पनिक है। मतलब ग्रेविटी अगर पार्टिकल के जरिए काम करती, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लाइट फोटॉन पार्टिकल के साथ काम कर रही है, तो वैसे ही यहां पर एक कल्पना की गई इस रिसर्च में कि अगर ग्रेविटी पार्टिकल के जरिए काम करती तो उस पार्टिकल को हम ग्रेविटॉन कहते। यानी ग्रेविटॉन अब तक कभी देखा नहीं गया, ये केवल थ्योरी में है। बस यही आपको सिखाना था प्रीलिम्स के लिए। अभी इस पर क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और ग्रेविटेशनल वेव लिगो वगैरह ने खोजा भी हुआ है, तो क्या खोजा है क्या नहीं खोजा है आप यहां देख सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं डेनमार्क में क्या हुआ है, आप देख सकते हैं। एक नगरपालिका चमगादड़ों को बचाने के लिए अपनी स्ट्रीट लाइट का रंग बदल रही है। क्या कर रही है? अपनी स्ट्रीट लाइट का रंग बदल रही है। तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गया। कोपेनहेगन ने सफेद स्ट्रीट लाइट हटाकर लाल। तो अब ये प्रीलिम्स में याद रखिएगा कि चमगादड़ों को किस रंग से प्रॉब्लम नहीं है, तो है रेड। व्हाइट से प्रॉब्लम है, बस इतना याद रखिएगा। हो गया। बैटमैन, तो ये सब वही होगा जहां पर बैटमैन वैटमैन टाइप की पिक्चर बनेगी, वही सब चीजें होंगी। हमारे यहाँ तो पिक्चरें बनती है, पता नहीं कौन कौन सा, भैया भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो बस ये आप याद रखिएगा। यानी जो वाइट और ग्रीन, ये जो दो रोशनी होती है, ये चमगादड़ इससे बचना चाहते हैं। कौन से? वाइट और ग्रीन से। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से पता है। अभी एक रिसर्च हुआ प्रीलिम्स के लिए, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर आता है अगला टॉपिक, राज्य सरकारों की बढ़ती उधारी से। राज्य सरकारों की बढ़ती उधारी से क्या हुआ है, देख लीजिए आप प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, चमगादड़ हो गए। तो राज्य सरकारों की बढ़ती उधारी से भारतीय सेंट्रल बैंक की रेट पॉलिसी और जटिल हो गई। यानी ट्रेंड एक दिखा रहा है कि राज्य खूब उधार ले रहे हैं। ठीक है ना? और एक आशंका है कि राज्यों का कर्ज भविष्य में केंद्र सरकार के उधार से भी अधिक हो सकता है। हालांकि इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन मुझे जीएसटी वगैरह एक बहुत बड़ा रीजन लगता है। यानी इसमें जो डिस्कस है वो डिस्कस ये है बच्चों कि इसको थोड़ा प्रीलिम्स के लिए मैं समझा दूं आपको। क्या है भाई? हाँ, अरे क्या कर रहा हूं, इसमें ये है कोर इश्यू। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोर इश्यू इसमें ये दिखाई देगा कि आरबीआई चाहती है ब्याज दर घटाकर, यानी आरबीआई रेट कट चाहता है और इकोनॉमी में जिससे सस्ता कर्ज हो सके
और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो आरबीआई ब्याज दर घटाकर अर्थव्यवस्था में सस्ता कर्ज देना चाहती है। ठीक है ना? पॉइंट इज क्लियर। बट राज्यों का कर्जा इतना ज्यादा है मेरे प्यारे बच्चों की उसको समस्या आ रही है। अब राज्यों का उधार क्यों बढ़ रहा है, वाई, यही प्रीलिम्स के लिए है। तो ऑब्वियस है, मैंने पहले बताया, रेवेन्यू स्ट्रेस, ग्रामीण रोजगार योजनाएं जैसे मनरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च, केंद्रीय सहायता सीमित। तो इस वजह से यानी उनके ऊपर राजस्व का दबाव है। जीएसटी वगैरह जो मतलब सेल टैक्स वगैरह सब अब जीएसटी के रूप में आ गया। यानी अभी तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में इनका उधार 12.5 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है, जो केंद्र से बस महज कुछ ही कम है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लोगों को समझना चाहिए। और प्रीलिम्स में भी यहां से कुछ आए, अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो हम लोग और भी इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। हो गया बेटा? या कुछ और इसमें है पूछना चाहते हैं, एक बार पूछिए। बोलो, क्या इसको और समझाने की जरूरत है? न्यूज है ये। यानी जैसे हम पढ़ते हैं ना कि आरबीआई ब्याज दर घटा रहा है, तो फिर भी लोन सस्ता क्यों नहीं हो रहा है? सरकार और कंपनियों को पैसा महंगा क्यों पड़ रहा है भाई? तो इन सब का उत्तर इसी न्यूज में है कि राज्यों का बढ़ता कर्ज। राज्य सरकारें बहुत ज्यादा पैसा उधार ले रही हैं। आप इसको ऐसे समझिए बच्चों कि मान लीजिए आरबीआई क्या है, एक टैप है। टैप मतलब टैप वाटर पीते हैं ना, नल है। अब आरबीआई क्या करता है, नल को खोलता है। ध्यान से समझिएगा। मतलब इसका क्या हुआ? मतलब हुआ कि ब्याज दर वो घटाता है। समझिएगा इसको, मतलब ब्याज दर घटाता है। क्यों? ताकि बैंक सस्ता लोन दे, हैं इसीलिए तो घटाएगा, सस्ता लोन दे। और इस लोन से उद्योग क्या करे, निवेश करे। और परिणाम क्या हो इन दोनों का, इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़े। लेकिन ये उसका आदर्श उद्देश्य है। अब क्या हो रहा है इसी समय, ये भी हो रहा है, बट और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? राज्य सरकारें, जो न्यूज है, वो बहुत ज्यादा पैसा ले रही है। रीजन मैंने बता ही दिया, राज्य सरकारें खूब सारा पैसा ले रही। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ हो रही है तो क्या होगा? ऑब्वियस है, बाजार में पैसा सीमित होगा, क्योंकि पैसा सीमित है। और इस सीमित पैसे की जो डिमांड है, जो मांग है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा अगर पैसा सीमित है? चूंकि राज्य भी बहुत सारा पैसा उठा ले रहे हैं और जो उद्यमी हैं वो सारे पैसे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो सीमित है, क्योंकि राज्य सरकारों ने भी अच्छा खासा पैसा उठा ले रखा है। तो क्या होगा? पैसा सीमित, मांग ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? पैसे की कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बॉन्ड यील्ड का बढ़ना हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि राज्य बॉन्ड इश्यू करके ही तो पैसा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? यानी पैसे की कीमत बढ़ जाएगी। एरो आप देखिए, ठीक है ना? यानी यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है बॉन्ड यील्ड समझने का, तब आपको मजा आएगा। इसके लिए आपको समझने की जरूरत है राज्य पैसा कैसे उधार लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया गया है राज्य एसडीएल के थ्रू पैसा उधार लेते हैं। एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन। इसका मतलब ये एक प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इन्हीं को जारी किया जाता है। निवेशक
इनको खरीदते हैं, चाहे बैंक, चाहे म्यूचुअल फंड, कोई भी हो, इन्हें खरीद लेते हैं। बदले में राज्य उन्हें ब्याज देते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन राज्य बहुत ज्यादा अगर बॉन्ड जारी करने लग जाए, बहुत ज्यादा उधार की उनको आवश्यकता है, तो निवेशक क्या सोचता है, क्या कहता है, इतना कर्ज ले रहे हो तो ज्यादा ब्याज दो, यानी वो राज्यों से भी ज्यादा ब्याज लेने लगते हैं। आई होप आप समझ गए, यानी पूरा एक ब्याज का चक्र फंस जाता है। और आरबीआई फिर यहां से समस्या में कैसे आता है? आरबीआई कहता है मैंने ब्याज दर तो घटा दी, लेकिन बाजार कहता है राज्यों का कर्ज इतना बढ़ गया कि हमें ज्यादा रिटर्न चाहिए। नतीजा, 10 साल का जो सरकारी बॉन्ड यील्ड है वो घटती नहीं है, कंपनियों का लोन भी सस्ता नहीं होता और मॉनेटरी ट्रांसमिशन कमजोर होता है। एक संस्था कह रही है कि हम सस्ता कर रहे हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट बाजार में नहीं दिखता। इसको आप समराइज रूप में ऐसे समझिए कि आरबीआई सस्ता पैसा देना चाहता है, लेकिन राज्यों का भारी उधार उस पैसे को महंगा बना रहा है। बस सिंपल सी बात। तो इसको आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा, इस पर एक क्वेश्चन भी रहेगा जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है पदार्थ की नई अवस्था, और इस पदार्थ की नई अवस्था को आप एक बार देख लीजिए फॉर प्रीलिम्स। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, ठीक है ना। तो पदार्थ की नई अवस्था एक ठोस तरल हाइब्रिड है मेरे प्यारे बच्चों, यानी वैज्ञानिकों ने पदार्थ की एक नई अवस्था की पहचान की है जिसे क्या कहते हैं? सॉलिड हाइब्रिड। ये याद रखिए, ये पदार्थ की नई अवस्था है। और यह शोध एक जर्नल में प्रकाशित हुआ जिसका नाम यहां पर है, और ये इस खोज से क्या होगा? नैनो स्केल पर पदार्थ के व्यवहार को समझने में मदद मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। यानी यह जो नई अवस्था है पदार्थ की, उसकी विशेषता क्या है? एक ही समय पर यह ठोस और द्रव दोनों व्यवहार करती है। बस यही आपको ध्यान देना है। अभी फिलहाल के लिए प्रीलिम्स के लिए बस इतना ही जानकारी काफी है। एमसीक्यू बना बनाया आपको मिलेगा। बाकी ये हमारी सारी जानकारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जरूर जुड़ें। और ये जो अर्ली बर्ड ऑफर है, ये आप इसके तहत एडमिशन ले लीजिए, चूंकि 31 के बाद इसकी फी बढ़ा दी जाएगी, 31 के पहले ही। तो ये मुझे कल दिया गया कि आप लोगों के सामने रखूं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों। और अभी मिलते हैं 11:30 बजे एक छोटी सी चर्चा करने के लिए इंडियन पॉलिटी की, जो मैंने कही है। हालांकि बच्चों से मैंने पूछा, बच्चे कह रहे हैं सर नहीं, डिटेल क्लास की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैठेंगे प्रीलिम्स पर, कुछ न कुछ रोज बातचीत करेंगे तो आपका दिमाग जरूर खुलेगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।